एक अकेला स्काईस्क्रैपर बादलों को काटकर चांदी की रोशनी में चमक रहा था। उसके पीक पर एक हीरोइन अपनी आवाज में आग लेकर नीचे उतरी, ये घोषणा करते हुए कि उनका एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट फाइनली खत्म होने वाला है। नीचे एक टॉप हैट में एक आदमी बस मर्क कर रहा था, अपनी टाई को उस इरिटेटिंग एयर ऑफ सुपीरियरिटी से एडजस्ट कर रहा था। उसके वर्ड्स, आधी तारीफ आधा इंसल्ट, स्टारडस्ट के गुस्से को और भी भड़काने लगे। लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बजाय उसने शांति से घोषणा की कि उनकी राइवलरी खत्म हो चुकी है। उसके लिए वो बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुकी थी। स्टारडस्ट जम गई, उसकी अचानक किए गए घोषणा से हैरान थी। उसके शूज के अराउंड पर्पल एनर्जी लपेट गई जब उसने कहा कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अगले पल उसकी बॉडी डिजिटल फ्रैगमेंट्स में बिखर गई, उसकी पहुंच से दूर होते हुए। एक रूफटॉप एक्सप्लोजन ने स्टारडस्ट को स्काईवर्ड फेंक दिया। उसकी डेस्परेट हाथ उसकी तरफ बढ़ रही थी जब वो कोल्ड डिटैचमेंट के साथ गायब हो गया। स्टोरी फिर से सालों पहले रिवाइंड हुई। एक क्लोक्ड फिगर एक स्काई स्क्रैपर के एज पर बैठा था, सियोल की सिटी लाइट्स को नीचे देखते हुए। ये था किम डैने, 22 साल का, शांति से अपनी अजीब न्यू रियलिटी को एक्नॉलेज कर रहा था। उसकी रिफ्लेक्शन तब टूटी जब नीचे सड़कों से एक वायलेंट ब्लास्ट गूंजा। वहां एक बी रैंक्ड विलन दो स्ट्रगल करते हीरोज को ओवरवेल्म कर रहा था। एक फैमिलियर मास्क को पकड़ते हुए डैने को सच्चाई का एहसास हुआ। वो अपनी फेवरेट कॉमिक स्टारडस्ट के अंदर रीबॉर्न हो चुका था, और इस दुनिया में जहां विलन्स और हीरोज के बीच कांस्टेंट बैटल्स थीं, उसने खुद एक विलन का रोल लेने का फैसला किया, लेकिन एक छुपे हुए पर्पल्स के साथ। पर्पल लाइट भड़क उठी, उसको रूफटॉप्स पर टेलीपोर्ट करते हुए। उसकी अनदेखी पार्टनर सीओ यून ने उसके सडन मूवमेंट्स पर सवाल उठाया, लेकिन उसने उसकी चिंताओं को शांति से डिसमिस कर दिया। स्टोरी के फ्यूचर की नॉलेज के साथ उसका प्लान सिंपल था, खतरनाक विलन्स को जल्दी एलिमिनेट करना और स्टारडस्ट को उस दर्द से बचाना जो उसका इंतजार कर रहा था। उसका पहला टारगेट एक ए रैंक्ड विलन था जिसका नाम राइनो था। एक पिस्टल उसके सर के पास टेलीपोर्टेशन के फ्लैश में दिखी। उसके बाद साइकोकाइनेसिस का एक चिलिंग डेमोन्स्ट्रेशन। एक साइलेंट जजमेंट के साथ ईगोइस्टिक ने उस खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म कर दिया। रैकेज के बीच उसने फ्यूचर डिस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट्स ढूंढे, इसका सबूत कि राइनो एक टेरिफाइंग एस रैंक विलन बनने वाला था। अभी स्ट्राइक करके उसने फ्यूचर बदल दिया था। सीईओ ने उसे वार्न किया कि अथॉरिटीज उनके पास आ रहे हैं और कैजुअल टाइमिंग के साथ उसे आइसक्रीम बार लाने को याद दिलाया। जाने से पहले ईगोइस्टिक ने एक विंडो पर एक क्रिप्टिक मैसेज स्क्रॉल किया, क्रिम्सन एविडेंस। कुछ पल बाद अथॉरिटीज को राइनो का डाउनफॉल पता चला। वो एक सीरियल विलन हंटर के बारे में फुसफुसाने लगे। स्टारडस्ट ने खुद गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली, उस मिस्टीरियस कल्प्रिट को पकड़ने का वादा किया। न्यूज तेजी से फैल गई, लेकिन ईगोइस्टिक के डर के लिए पब्लिक डर नहीं रही थी, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। मॉनिटर को पैनिक में हिलाते हुए उसने चिल्लाया कि हीरो समझा जाना सब कुछ बर्बाद कर दिया। सीईओ थकी हुई लेकिन शांति से अपनी आइसक्रीम खा रही थी। उसके ओवर द टॉप रिएक्शन पर बस आईब्रो उठाया। मिसअंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड, ईगोइस्टिक ने खुद को एक अनडिनाएबल विलन साबित करने का वादा किया। उसने अपना अगला स्टेज केयरफुली चुना। 2 लैंडमार्क टावर्स सिविलियन से भरे हुए थे। उसका लाइव ब्रॉडकास्ट सिटी की हर स्क्रीन को हाईजैक कर गया। उसका मास्क्ड फेस स्काईलाइन के ऊपर टावरिंग था। एक सिनिस्टर स्माइल के साथ उसने दोनों बिल्डिंग्स में बॉम्ब्स प्लांट किए होने की घोषणा की। पैनिक फैल गई जब ट्रैप्ड क्राउड बचने के लिए भागने लगी। फिर उसने सिटी के गोल्डन हीरो को नाम से बुलाया, स्टारडस्ट, उसे रोकने का चैलेंज देते हुए। जैसे उसने एक्सपेक्ट किया था, वो आग की तरह आई। स्टारडस्ट इतनी फोर्स से लैंड की कि ग्राउंड में दरार पड़ गई। उसकी ऑरा पावर रेडिएट कर रही थी। ईगोइस्टिक जम गया, विलन के रोल को एक पल के लिए भूल गया। अपने आइडल को पर्सनली देखकर वो ब्लश कर रहा था, स्टार स्ट्रक था और अपने कंपोजर को रिकवर करने में फंबलिंग कर रहा था। अपनी पीठ सीधी करते हुए उसने एक कॉन्फिडेंट ग्रिन फोर्स किया। आखिरकार हीरो और विलन आमने सामने खड़े थे। उनका रूफटॉप बैटल शुरू होने वाला था।
स्टोरी रिवाइंड्स हमें एक नैरो शैडोड एली में ड्रॉप करते हुए, जहां एक यंग मैन आगे बढ़ रहा था, सपोर्ट के लिए दीवार को पकड़ते हुए। उसकी सांसें शैलो थीं, उसकी बॉडी एक अचानक और अनजान अराइवल से दर्द कर रही थी। ठंडी ईंट से लगकर उसने बस यही विश की कि वो अपनी दुनिया में वापस उठ जाए। उसकी डिस्पेयर को एक लाइट ने काट दिया। ऊपर ब्लिंक करते हुए उसने वो देखा, एक टावरिंग होलोग्राफिक बिलबोर्ड जो स्टारडस्ट की रेडिएंट फिगर फ्लैश कर रहा था। एक पल के लिए वो जम गया, फिर उसके चेहरे पर डिसबिलीफ फैल गई, उसके बाद ब्लश की गर्मी। सच्चाई स्टैगरिंग क्लैरिटी के साथ उसके दिमाग में बैठ गई। ये एक सपना नहीं है, वो उसकी दुनिया के अंदर है। पहले ये आइडिया सिंपल लगा, अगर एक हीरो बनना ही उसके साथ खड़ा होने के लिए जरूरी है तो शायद वही उसका रास्ता है। लेकिन फिर उसे वो सब याद आया जो वो जानता था, उसका ट्रैजिक फ्यूचर, वो दर्द जो उसे सहना पड़ेगा। हीरोज आने वाली चीज को रोक नहीं सकते, उसे बचाने के लिए वो खुद एक विलन बनेगा। वापस प्रेजेंट में स्टारडस्ट का ग्लेयर स्टील को भी काट सकता था। ईगोइस्टिक उसके गुस्से को काम कंपोजर से मीट करता है। जैसे ही वो चार्ज करने के लिए ब्रेस होती है, वो एक डेटोनेटर उठाता है। उसकी तरह घूमते कैमरास हर पल कैप्चर करते हैं, उसे मिड स्टेप में जमा देते हैं। उसकी स्माइल शार्पन्स उसे अपनी रिजॉल्व टेस्ट करने का डेयर देता है। देयर टेल फिर से पीछे फ्लिकर्स होती है, इस बार एक यंगर किम डेन को दिखाते हुए, 15 साल का, एक गूफी सुपर हीरो शो पर हंसते हुए जबकि पॉपकॉर्न अपने मुंह में डाल रहा था। स्क्रीन पर एक रिडिकुलस विलन वाइल्ड एनर्जी से हंसे जा रहा था और यंग डेन ने उस ओवर द टॉप थिएट्रिक्स पर स्कॉफ किया। आयरॉनिकली सालों बाद ईगोइस्टिक वही मैनिक फ्लेयर एम्बॉडी करेगा जिसका उसने कभी मजाक उड़ाया था। अब स्टारडस्ट गुस्से में है क्योंकि उसके एंटिक्स लाइव ब्रॉडकास्ट पर दिख रहे हैं। ईगोइस्टिक एक स्क्रीन की तरफ ग्रैंडली जेस्चर करता है, जहां टेरिफाइड सिविलियंस दिख रहे हैं अपने दूसरे टारगेट की तरफ इशारा करते हुए। अपनी हैट को टिप करते हुए वो उसे ग्रीट करता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि उनके डुएल के लिए स्टेज सेट है। स्टारडस्ट हॉस्टेजेस को रिलीज करने की डिमांड करती है। उसकी आवाज अथॉरिटी से भरी है। ईगोइस्टिक बहुत आसानी से अग्री करता है, अनाउंस करते हुए कि वो एलिवेटर्स अनलॉक कर देगा। उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, वो ट्रैप को सेंस करती है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जैसे ही एक सिविलियन बचने के लिए भागता है, उसकी फेस स्क्रीन पर एक क्रूअल ट्विस्ट के साथ अपीयर होती है। एक बिल्डिंग को बचाना मतलब दूसरे को बर्बाद करना। काउंटडाउन शुरू होता है। 30 मिनट तक दोनों टावर्स गिर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। पैनिक ट्रैप्ड क्राउड्स में फैल जाती है जब हार्श चॉइसेस बिटर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ लोग एक्शन लेने के लिए चिल्लाते हैं, दूसरे स्ट्रेंजर्स को सैक्रिफाइस करने के थॉट से पीछे हट जाते हैं। स्टारडस्ट अपनी जॉ को क्लेंच करती है, उसके गेम से शॉक्ड होकर। ईगोइस्टिक हाउएवर अननर्विंग काम के साथ बोलता है। वो उसके आइडियल्स को सरप्राइजिंग प्रिसिजन से डाइसेक्ट करता है, यहाँ तक कि कॉम्प्लीमेंट्स भी ऑफर करता है जो उसे एक पल के लिए बैफल कर देते हैं। उसके लिए उसकी हेल्पलेसनेस वीकनेस नहीं है, ये अल्टीमेट स्पेक्टिकल है। और एक ग्रिन के साथ वो उसे एक चैलेंज देता है। अगर वो हॉस्टेजेस को 30 मिनट तक इंड्योर करने के लिए इंस्पायर कर सकती है, वो प्रॉमिस करता है कि बॉम्ब्स डिसआर्म हो जाएंगे। वो उस पर विश्वास नहीं करती, कैसे कर सकती थी? फिर भी वो उसे कोल्डली याद दिलाता है, ये उसकी आखिरी चांस है। अपनी फिंगर्स को स्नैप करते हुए स्टेज शिफ्ट होता है। ड्रोन्स और कैमरा जिंदा हो जाते हैं, उसकी आवाज को पूरी सिटी में एम्पलीफाई करते हुए। सेकंड्स में उसकी इमेज हर स्क्रीन, हर बिलबोर्ड पर डोमिनेट करती है। सिटीजन्स ऑ में ऊपर देखते हैं जब स्टारडस्ट बोलने की तैयारी करती है। एक डोर वैंटेज पॉइंट से ईगोइस्टिक देखता है, क्वाइटली सैटिस्फाइड। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा उसने इमेजिन किया था। उसका रोल सिंपल था, विलन बनना, क्राइसिस क्रिएट करना और हीरो के लिए स्टेज सेट करना। स्टारडस्ट को बस कैमरास के सामने चमकना था, वो बीकन ऑफ होप बनना था जो वो उसे बनाना चाहता था। उसने पूरा स्पेक्टिकल सिर्फ उसके लिए डेडिकेट किया, एक परफॉर्मेंस जो केओस पर बनी थी, उसकी लाइट के लिए डिजाइन की गई थी।
टावर के अंदर स्टारडस्ट की आवाज डर को काट कर निकली। उसने हॉस्टेजेस से कहा कि वो मजबूत रहें, डिस्पेयर का विरोध करें, ईवल के सामने अपनी ताकत साबित करें। उसके वर्ड्स में ताकत थी और जल्द ही ट्रेम्बलिंग सिविलियंस खुद को स्टेडी कर लेते हैं, पैनिक के बजाय होप चूज करते हुए। ईगोइस्टिक के लिप्स पर एक फेंट स्माइल आती है, जैसा प्लान किया गया था। लेकिन तब टाइमर में ग्लिच होता है, नंबर्स गिरते हैं, फाइनल 5 सेकंड्स तक फ्लैश होते हुए चेहरे पेल हो जाते हैं। मदर्स अपने बच्चों को पकड़ लेती हैं, कपल्स एक दूसरे से चिपक जाते हैं, वर्स्ट के लिए ब्रेस करते हुए। 0 हॉस्टेजेस एंड का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। ड्रोन्स पावर डाउन हो जाते हैं, हार्मलेस। किसी ने भी दूसरों को सैक्रिफाइस करने का फैसला नहीं किया था। ईगोइस्टिक हाउएवर डिसबिलीफ में अपना सर पकड़ लेता है। उसका केयरफुली क्राफ्टेड प्लान ह्यूमैनिटी की सेल्फिशनेस को रिवील करने का उनकी यूनिटी के सामने गिर गया था। स्टारडस्ट ने उस पल का फायदा उठाया, डिक्लेयर करते हुए कि ये आउटकम ह्यूमन गुडनेस की ताकत को साबित करता है। उसका विश्वास जस्टिफाई हो गया था। ईगोइस्टिक जम गया, फिर हंसा, लाउडली, सरप्राइज्ड, ऑलमोस्ट डिलाइटेड। जैसे ही वो चार्ज करती है, वो पर्पल एनर्जी के फ्लैश में गायब हो जाता है, प्रॉमिस करते हुए कि उनकी अगली मुलाकात अलग होगी। नीचे की क्राउड के लिए स्टारडस्ट विक्टोरियस थी। उसका नाम सिटी में गूंजता है, उसकी ट्रायम्फ अनडिस्प्यूटेड थी। ईगोइस्टिक मीनवाइल एक खाली कॉरिडोर में रीअपियर होता है और फ्लोर पर फेस फर्स्ट कोलैप्स हो जाता है। उसकी ड्रामेटिक एस्केप एक ग्रेसलेस थड के साथ खत्म होती है। उसका बॉडी टेलीपोर्टेशन के कॉस्ट से कांप रहा था। वो जितना दूर ट्रैवल करता था, टोल उतना ही बुरा था, और अब उसका कूल विलन पर्सोना पेनफुल ग्रोन्स तक सीमित हो गया था। सेइयो ने उसे फैला हुआ देखा, अनइम्प्रेस्ड। उसने उसके हेडवेयर का मजाक उड़ाया, उसकी विलन आइडेंटिटी को लेम कहा, जबकि वो धीरे से एक ग्लास पानी मांग रहा था। बिना सिंपैथी के उसने उसे खुद लेने को कहा। जब उसने आखिरकार मदद की, उसने पानी सीधा उसके चेहरे पर डाल दिया, उसे फ्लोर पर स्पटरिंग छोड़ दिया। कहीं और नेशन सेलिब्रेट कर रहा था। न्यूज आउटलेट्स ने स्टारडस्ट के फ्लॉलेस रेस्क्यू की तारीफ की, 0 कैजुअलिटीज, कंप्लीट विक्ट्री। फिर भी सेलिब्रेशन के पीछे कोरियन हीरो एसोसिएशन की मीटिंग थी। उनके हेडक्वार्टर्स के अंदर रिपोर्ट्स और हेडलाइन स्क्रीन्स पर लगे थे। सब पर एक ही नाम था, ईगोइस्टिक। एक ब्रीफिंग शुरू हुई जो प्रेसिडेंट पार्क जान-हो खुद लीड कर रहे थे। उसने हिस्ट्री लेसन को डिसमिस किया और न्यू फाइंडिंग्स मांगे। बॉम्ब्स कस्टम बिल्ट थे, ऑब्जर्वेटरी को लेवल करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग। उसके ब्रॉडकास्ट्स एक्सपर्ट हेल्प के बिना हाईजैक करना इम्पॉसिबल था। ईगोइस्टिक अकेले काम नहीं कर रहा था। फिर सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी आई, उसकी स्टारडस्ट पर फिक्सेशन। एविडेंस ने उसका बार बार उस पर फोकस दिखाया। पीछे छोड़े गए मैसेजेस, उसका नाम उसके लाइव ब्रॉडकास्ट में बोला गया, सभी साइंस एक डेंजरस ऑब्सेशन की तरफ इशारा करते थे। प्रेसिडेंट स्टारडस्ट की तरफ मुड़े, उसकी जजमेंट मांगी। वो शांति से बैठी थी, ग्लव्ड हाथ टेबल पर दबाया हुआ, अपने वर्ड्स को कंसिडर करते हुए। फाइनली उसकी आवाज कोल्ड और स्टेडी थी। उसका वर्डिक्ट, ईगोइस्टिक कोई शोमैन नहीं था, वो मैनिपुलेटिव, ऑब्सेसिव और बिना सवाल एक अनडिनायबल विलेन था। 2 दिन बाद किम डेन अब भी उसकी रेकलेस टेलीपोर्टेशन की कीमत चुका रहा था। वो अपने बेड पर फैला हुआ था, एक ऐसे व्यक्ति की तरह ग्रोनिंग कर रहा था जो अभी अभी जिंदगी के साथ एक लड़ाई हार गया हो। जब आखिरकार उसने खड़े होने की ताकत इकट्ठी की, सबसे पहला काम जो उसने किया वो फ्रिज की तरफ लड़खड़ाना था, एक ड्रिंक के लिए डेस्परेट। लेकिन जैसे ही उसने बॉटल से सीधा चक किया, एक शार्प आवाज रूम में गूंज उठी। चौंक कर उसने अपनी ड्रिंक को एक मैसी स्प्रे में थूक दिया। सिर्फ सेओ को वहां खड़ा पाने के लिए आर्म्स फोल्डेड उसे ऐसे घूर रही थी जैसे उसने मैनर्स के खिलाफ एक क्राइम कर दिया हो। अंदर ही अंदर किम डेन गुस्से में था। सेओ सिर्फ एक जीनियस नहीं थी, वो जीनियस थी, एक लेजेंडरी हैकर जो ओरिजिनल स्टोरी में एक टेरिफाइंग एस रैंक विलन थी आने वाली थी। लेकिन उस रास्ते को फॉलो करने के बजाय यहां वो उसकी अंडरग्राउंड बेस में उसे घूर रही थी, जिस पर वो टेक्निकली फ्रीलोडिंग कर रहा था। उसने अपनी डिमांड रिपीट की, 1 कप यूज करो जैसे एक सिविलाइज्ड इंसान करता है। किम डेन ने एक श्रग के साथ हार मान ली, कैजुअली उसके सर को पट करते हुए जब वो उसके पास से गुजरा। वो पल जल्दी खत्म हो गया। उसने अचानक एक अर्जेंट सिचुएशन अनाउंस की और सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ के साथ किम डेन को रूम में ड्रैग किया जैसे वो बस लगेज था।
कंट्रोल रूम में डेन ने एक फैन का नाम लिया जो उसने पहले मेंशन किया था, ली सुबिन। सेओ ने मॉनिटर को टैप किया, ऑलरेडी उसे ट्रैक कर रही थी, लेकिन उसकी अपडेट ने उसे हिला दिया। ईगोइस्टिक कॉपीकैट्स का एक ग्रुप इनियन में हॉस्टेजेस को पकड़े हुए थे और वहां स्क्रीन पर सुबिन थी, क्राइसिस के बीच में फंसी हुई। लेकिन सेओ ने एक और भी हार्श सच्चाई बताई। सुबिन हॉस्टेज में ही थी, वो आर्म्ड टेररिस्ट्स में से एक थी। रिपोर्ट्स जो आ रही थी वो ग्रिम थी, कैजुअलिटीज, हंड्रेड्स ऑफ हॉस्टेजेस और एक केओटिक स्टैंड ऑफ। डायन का लाइट हार्टेड एयर गायब हो गया। उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच्ड किया और सेओ की तरफ मुड़े उनका एक अनब्रेकेबल रूल बोलने को कहा। साथ में उन्होंने उसे साइलेंस में रिकॉल किया, नेवर हार्म इनोसेंट सिविलियंस। उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो गया, जो भी लगे उन्हें इसका अंत करना ही था। मीनवाइल स्टारडस्ट बर्निंग बिल्डिंग के ऊपर आई। नीचे से धुआं और चिल्लाहट ऊपर उठ रही थी जब वो हवा में थी, एंगेज करने की क्लियरेंस मांगते हुए। उसके सुपीरियर्स ने लीथल फोर्स ऑथराइज की अगर नेगोशिएशंस फेल हो जाएं। लेकिन उसे एक्ट करने से पहले एक चिलिंग रिपोर्ट आई। ईगोइस्टिक खुद इन्वॉल्व था। उसका दिमाग घूम गया। विलन्स पहले सिंपल होते थे, पावर्स अगेंस्ट पावर्स, लेकिन ईगोइस्टिक माइंड गेम्स और पब्लिक स्पेक्टिकल पर थ्राइव करता था और अब कोई उसे कॉपी कर रहा था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपनी जॉ को क्लेंच किया, सिर्फ सिचुएशन को और भी बुरा सुनने के लिए। अंदर इम्पोस्टर्स जम गए जब एक नया फिगर अपीयर हुआ। उनकी आंखें बड़ी हो गईं जब रियल ईगोइस्टिक ने खुद को रिवील किया। अपने आइडल को उनका लीडर बनने के लिए कन्विंस्ड, वो चीयर्स में फट पड़े। लेकिन ईगोइस्टिक खुद अनइम्प्रेस्ड लग रहा था। उसकी इरिटेशन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन के टोल से साफ थी। बिना उनके डिल्यूजन्स को एंटरटेन किए उसने शांति से रूम को स्कैन किया, आंखें उस टेररिस्ट पर लॉक कर दी जो डेटोनेटर पकड़े हुए था। एक फ्लैश में वो डिस्टेंस क्रॉस कर गया, टेरिफाइंग प्रिसिजन के साथ थ्रेट को डिसार्म करते हुए। रूम बिल्कुल शांत हो गया। इम्पोस्टर्स को बहुत देर बाद एहसास हुआ कि ये आदमी उनका सेवियर नहीं था, वो उनका एग्जीक्यूशनर था। वेपन्स उसके अराउंड हवा में फ्लूट करने लगे, उसकी साइकोकाइनेसिस से गाइड होते हुए। दर्जनों बैरल्स ट्रेम्बलिंग कॉपीकैट्स पर एम थे जब ईगोइस्टिक स्मर्क्ड, उन्हें कोल्ड डिस्डेन के साथ डिसमिस करते हुए। बाहरी स्टारडस्ट आगे बढ़ी, एक फाइट के लिए ब्रेस करते हुए जब बिल्डिंग वायलेंस की गूंज से हिली। अंदर ली सुबिन एक हॉवरिंग गन की कोल्ड स्टील को घूर रही थी। सेओ की आवाज डायन के कान में क्रैकल हुई, एक्सप्लेन करते हुए कि सुबिन विलिंगली शामिल नहीं हुई थी, उसे इसमें घसीटा गया था। वो टेरिफाइड लड़की टूट गई, अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते हुए। उसके स्टेडी गेज के नीचे सुबिन ने स्टर्न्ड हॉस्टेजेस के सामने अपना गिल्ट एक्सेप्ट कन्फेस किया। ईगोइस्टिक ने उसे एक ग्लोइंग वेपन से टीज किया, उसे रोने से रोकने को कहा, कैमरास की तरफ मुड़ने से पहले। उसने डीपली बो किया, उस डिजास्टर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो उसके नाम ने इंस्पायर किया था। उसने यहां तक कि विक्टिम्स के फैमिलीज को कॉम्पनसेट करने का वादा भी किया। हालांकि अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी पैनिक कर रहा था कि सीओ फाइनेंशियल मेस को कैसे हैंडल करेगी। रैप इट अप, सीओ ने टायर्डली कॉम्स पर कहा, और उसे वापस ले आओ। टाइम वेस्ट किए बिना ईगोइस्टिक ने ट्रेम्बलिंग सुबिन को पकड़ा और एक रफ टेलीपोर्ट के लिए तैयार हो गया। दर्द उसके बॉडी में घुस गया जब जंप ने उसके बॉडी को चीर दिया, लेकिन उसने अपने दांत भींचे। जैसे ही ईगोइस्टिक जाने के लिए तैयार हुआ, उसके पीछे की दीवार लाइट और डेब्रीज के वायलेंट बर्स्ट में फट गई। स्टारडस्ट रैकेज के थ्रू क्रैश हुई। उसकी एंट्रेंस जितनी ओवरवेलमिंग थी उतनी ही ड्रामेटिक। कंप्लीटली ऑफ गार्ड ईगोइस्टिक जम गया। उसका फेवरेट हीरो फाइनली आ गया था, लेकिन कॉन्फ्रंटेशन एस्केलेट होने से पहले सीन शिफ्ट हो गया। हमें एक यूनिवर्सिटी कैंपस के शांत मैदान में ले जाते हुए न्यूज रिपोर्ट स्क्रीन्स पर फ्लैश हुए, अनबिलीवेबल को कंफर्म करते हुए। ईगोइस्टिक ने अपना वादा निभाया था। अगेंस्ट ऑल ऑड्स उसने सच में हॉस्टेज क्राइसिस के हर विक्टिम को कॉम्पनसेशन पे किया था। एक सनलिट रूम में मास्क के पीछे की हीरो शिन हारू अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। बिना कॉस्ट्यूम के वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट की तरह लगती थी, लेकिन उसकी ब्राउ में फरोज एक अलग कहानी बता रहे थे। एक फ्लैशबैक आया। स्टारडस्ट ने ईगोइस्टिक की तरफ झुककर हाथ आगे बढ़ाए, फाइनली चेस को खत्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी फिंगर्स उसके चारों तरफ की हवा को छुआ, उसके पैर टेलीपोर्टेशन के स्ट्रेन से लड़खड़ा गए। वो कोलैप्स हो गया, उसकी पकड़ से फिसल गया। वो आगे बढ़ गई, दांत भींचे प्योर फ्रस्ट्रेशन में, जब वो आखिरी पॉसिबल सेकंड पर गायब हो गया। बाद में शिन हारू एक कैफे में बैठी थी।
टेक्स्ट बुक्स उसके सामने थे। उसका सीनियर किम चायन ने टेबल पर एक ड्रिंक रखा और पूछा कि क्या स्कूल वर्क प्रॉब्लम थी। हारू ने डिनाई किया, फोकस्ड दिखने की कोशिश करते हुए, हालांकि उसका दिमाग साफ रूप से कहीं और था। एक स्मॉल नोट ने उस ट्रिक को एक्सप्लेन किया जो उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए यूज की थी। एक सिंपल डिजिटल फिल्टर जो उसकी फीचर्स को मास्क करता था। लेकिन डिस्गाइज में भी उसकी नेचुरल करिश्मा हर जगह सर उठाया जहां वो जाती थी। सच्चाई उसकी नोटबुक में साफ साफ लिखी थी। पेज के बाद पेज पर एक ही नाम स्क्रिबल किया हुआ था, ईगोइस्टिक। वो उसे समझ नहीं पा रही थी। अगर वो सच में मानता था कि लोग सेल्फिश हैं, तो हॉस्टेजेस को क्यों बचाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? उसका ब्रूडिंग तब कट शॉर्ट हुआ जब चोयन ने उसे इतना सीरियस दिखने के लिए टीज किया। हारू रेड हो गई जब उसकी फ्रेंड ने चीयरफुली काम छोड़कर उसकी फेवरेट ट्रीट मैंगो डिजर्ट के लिए जाने का सजेशन दिया। मैंगो वर्ड पर हारू का पूरा डिमीनर बदल गया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगी, लेकिन उसकी खुशी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली टूट गई जब ईगोइस्टिक की हंसी की याद फिर से आ गई। चोयन बढ़ती हुई चिंता के साथ देख रही थी। डिजर्ट भी हारू को स्पाइरल से नहीं निकाल पा रहा था। हारू की मुट्ठी उसकी पेन पर टाइट हो गई, गुस्से में कि ईगोइस्टिक ने उसके विचारों में कितनी जगह ले रखी थी। उसने फिर से उसे कैप्चर करने का वादा किया, इस ऑब्सेशन को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। जॉन अनमूव्ड बस एक स्पूनफुल मैंगो डेजर्ट अपनी पाउटिंग फ्रेंड की तरफ सरका दिया, उसकी डिटर्मिनेशन को अजीब तरीके से अडोरेबल पाते हुए। सीन फिर से सोल के एक नॉर्मल घर में शिफ्ट हुआ। एक महिला गेट के पास आई, लेकिन फ्रंट डोर के बजाय वो एक छिपे हुए पैसेज में फिसल गई। एक हिस के साथ एक हाई टेक डोर खुद को रिवील किया, जो एक सीक्रेट एलिवेटर तक जाता था जो जमीन के अंदर गहराई में जा रही थी। अंदर ली सुबिन ने कोड डाला और ईगोइस्टिक की अंडरग्राउंड बेस तक उतर गई। नीचे किम डेन एक रिकवरी पॉड के अंदर आराम कर रहा था, जबकि सेओ उसके पास पढ़ रही थी, साफ रूप से अपनी किताब में उसके नाटक से ज्यादा इन्वेस्टेड थी। दूसरे इंसान के साथ टेलीपोर्ट करना उसके लिए एक ब्रूटल टोल था, और वो लाउडली दर्द के बारे में कंप्लेन कर रहा था जब तक सेओ ने उसे काट न दिया, उसे रोना बंद करने को कहते हुए। डेन ने फिर भी पॉड को 2 थम्स अप दिए, उसे बेस्ट इन्वेंशन एवर बताकर, अपने पार्टनर से सिर्फ एक डेड पैन लुक पाते हुए। जब सुबिन ग्रोसरीज के साथ आई, चीजें और भी अजीब हो गईं। उसने शाइली एक्सप्लेन किया कि फ्रिज खाली था और नर्वसली स्नैक्स ऑफर किए। डेन का दिमाग घूम गया। एक वांटेड क्रिमिनल उनके लिए कैजुअली शॉपिंग कैसे कर रही थी? उसकी एक्सप्लेनेशन, उसने डिस्गाइज के रूप में अपनी बैंक्स के पीछे छिपा लिया था। उसे और सवाल करने से पहले सेओ उठ खड़ी हुई, ग्लीफुली ग्रोसरी बैग से आइसक्रीम मांगते हुए। डेन डिसबिलीफ में भूर रहा था, सोच रहा था कि क्या उन्होंने सुबिन को बस एरेंड्स चलाने के लिए रिक्रूट किया था। जब उसने सुबिन के यहाँ होने का सवाल उठाया, सेओ ने शांति से जवाब दिया, उसे उसकी जरूरत थी। डेन ने ऑब्जेक्ट किया, चिंता करते हुए कि सुबिन उन्हें धोखा दे सकती है, लेकिन सेओ फर्म थी। उसने एक्सप्लेन किया कि सुबिन को हॉस्टेज इंसिडेंट में अनिच्छा से घसीटा गया था। जब डेन ने सुबिन की आइडेंटिटी कंफर्म की, वो शॉक में जम गई। सेओ अब भी अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी, कैजुअली और भी रिवील किया, सुबिन के पेरेंट्स एक समय नोटोरियस हान यून ग्रुप के रिसर्चर्स थे। ये वर्ड्स एक थंडर क्लैप की तरह लगे। सुबिन कांप रही थी, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका सीक्रेट ऑलरेडी अनकवर हो चुका था। सेओ ने एक्सप्लेन किया कि यह मुश्किल नहीं था। सुबिन ने डिजिटल ट्रेसेस छोड़े थे, छोटे पोस्ट्स जो उसके रिवेंज की कसम की तरफ इशारा कर रहे थे। सुबिन के लिप्स साइलेंस में अलग हो गए जब जीनियस ने शांति से कंटिन्यू किया। उसने भी हान यून पर अपनी नजर रखी थी। हवा भारी हो गई जब सेओ ने अपना हाथ बढ़ाया। मुझे ज्वाइन करो, साथ में हम हान यून को उसकी कीमत चुकाने को मजबूर करेंगे। किम डेन ने सीन को शांति से स्टडी किया। उसका एक्सप्रेशन हार्ड हो गया जब रियलाइजेशन उसके दिमाग में बैठी। सुबिन सिर्फ एक और रिक्रूट नहीं थी, वो वही शैडोई हान यून ग्रुप का शिकार था जिसने सेओ की जिंदगी में दाग डाल दिया था। उसने उस दिन के बारे में सोचा जब उसने सेओ को रिक्रूट किया था, उसे रिवेंज ऑफर किया और अनजाने में उसे उस विलेनस फेट से दूर खींचा था जो ओरिजिनल स्टोरी में उसकी थी। लेकिन जब उसने सुबिन के बारे में सोचा, उसने उसे एक साइड कैरेक्टर के रूप में डिसमिस कर दिया, कोई जिसका ग्रैंड स्कीम में कोई रियल वेट नहीं था। वो विचार तब टूटा जब उसने ऊपर देखा और ऑलमोस्ट अपनी ड्रिंक छोड़ दी। सीओ और सुबिन फ्लोर पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर्स की तरह एक दूसरे के बाहों में रो रहे थे।
पूरी तरह से बैफल्ड, डैने ने ब्लिंक किया। उसका दिमाग इस अचानक इमोशनल बॉन्डिंग को प्रोसेस करने के लिए स्क्रैम्बल कर रहा था। उसका टफ, शार्प टंग पार्टनर उसके सामने टूट रही थी और उसे नहीं पता था कि कैसे रिएक्ट करे। एक साई के साथ वो शांति से अपने रिकवरी पॉड में वापस फिसल गया, ये फैसला करते हुए कि ये एक बैटलफील्ड थी जिसका हिस्सा उसे नहीं बनना था। फोकस एक बिजी रेस्टोरेंट में शिफ्ट हुआ जहां एटमॉस्फेयर टेंस हो गया। एक महिला कांप रही थी, अपने पर्पल हेड कंपेनियन से उसे अकेला छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। अनॉयड, उसने उसे सीन क्रिएट करना बंद करने को कहा। एक पास के पुलिस ऑफिसर ने इंटरवीन किया, उसे कंप्लाई करने की डिमांड की। आदमी ने उसे एरोगेंट डिस्डेन के साथ हटा दिया, लेकिन जब ऑफिसर ने उसकी बाह पकड़ी, रेड लाइट का एक सर्ज भड़क उठा। ब्लिंक ऑफ एन आई में वो ऑफिसर रेस्टोरेंट के अंदर नहीं था, वो एक स्काईस्क्राइपर के टॉप पर था, नीचे घूमती हुई गहराई को घूर रहा था। डर उसके चेहरे पर भर गया जब पर्पल हेड मैन ने स्मर्क किया और उसे एक कैजुअल किक दिया, उसे खुली हवा में गिराते हुए। विलन खुद को रिवील किया, हॉक चाउल, एक ए रैंक टेलीपोर्टर जिसका रेपुटेशन उसकी पावर जितना ही डेंजरस था। ओरिजिनल टाइमलाइन का एक फ्लैश फॉलो हुआ, एक ग्रीम फ्यूचर दिखाते हुए। स्टारडस्ट मॉन्स्टर्स ड्रैगन से ओवरवेल्म थी। सीओ एक ड्रेडेड एस रैंक विलन द व्हाइट विच के रूप में रीबॉर्न हुई, लेकिन प्रेजेंट अब्रप्टली वापस कट हुआ। डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि फ्यूरियस डैने को उसके सारे ऑरेंज जूस के लिए ब्लेम करते हुए। डैने उसके ग्लेयर के नीचे पैनिक में था, जबकि सुबिन बैकग्राउंड में सॉफ्टली हंस रही थी। टेंशन एवरीडे केओस में घुल गई। जल्द ही सीओ और सुबिन ने चोर्स करते हुए एक और चीयरफुल इम्प्रेस शेयर किया। डैने को ऐसे घूरने दिया जैसे वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में चला गया हो। वो ये सोचना बंद नहीं कर पाया कि क्या सीओ ने फाइनली प्रिटेंड करना बंद कर दिया था कि वो गाइज में से एक थी। उसे याद आया कि वो उसे ब्रो कहकर बुलाती थी, एक मिस्चीवियस ग्रिन के साथ। उस याद ने उसमें एक फेंट लाफ जगा दी। नरेशन पीछे हटा, सीओ की सच्चाई रिवील करते हुए। वो सिर्फ ब्रिलियंट नहीं थी, वो एक सर्वाइवर थी। हन यून ग्रुप के हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट से निकला एक ही बच्चा। एक ट्रैजिक फ्लैशबैक ने वो दिन दिखाया जब एक अनस्टेबल सर्ज ऑफ पावर ने एक एक्सप्लोजन ट्रिगर किया जिसने फैसिलिटी को मिटा दिया। हर दूसरा बच्चा ब्लास्ट में मार गया, सिर्फ सीओ जिंदा बची, थकी हुई, अकेली और छिपने के लिए मजबूर। सालों तक वो अकेलेपन में रही, अपनी इंटेलेक्ट को अपने छिपे हुए बेसमेंट की डार्कनेस में शार्प करते हुए। और फिर एक दिन एक लड़का दिखा, किम डैने। उसे याद आया कि उसने कैसे एक फॉग को ट्रेम्बलिंग डिफायंस में पकड़ा था। उससे लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उस पर हाथ उठाने के बजाय उसने शांति ऑफर की। उसकी कॉन्फिडेंट स्माइल ने नुकसान नहीं बल्कि सैल्वेशन का वादा किया। उसने उस ट्रैजिक फेट को बदलने की कसम खाई जो वो जानता था कि उसका इंतजार कर रहा था, ये इंश्योर करने के लिए कि वो कभी वो विलेन ना बने जो हिस्ट्री ने लिखी थी। वापस प्रेजेंट में दूने ने अलाउड सोचा कि क्या वो एसोसिएशन से ऑलरेडी एक विलेन मानी जाती है, लेकिन उसने उस विचार को हटा दिया। वो उसे गाइड करेगा चाहे कुछ भी हो। सीओ ने उसकी म्यूजिंग्स को एक स्मर्क से हटा दिया। उसका फोकस सुबिन पर शिफ्ट हुआ, उसकी ट्रैजिक फैमिली हिस्ट्री और सरप्राइजिंग ब्रिलियंस को याद करते हुए। हालांकि पहले उस पर शक था, वो ओरिजिनल स्टोरी का हिस्सा ही नहीं थी। उसकी कुकिंग ने उसका स्टांस नरम कर दिया था। उसने रिलक्टेंटली एडमिट किया कि वो शायद बस उनके अजीब से ग्रुप का एक जरूरी हिस्सा बन जाएगी। दोनों को साथ में लाकर उसने प्राउडली अपनी सबसे नई क्रिएशन रिवील की, एक स्पाइडर लाइक ट्रैकर जो एक फिंगर टिप से बड़ा नहीं था। सीओ ने एक ब्राउ उठाया, अनइम्प्रेस्ड, और पूछा कि ये किस लिए था। दूने ने अचानक सीरियसनेस के साथ एक्सप्लेन किया कि उनका अगला टारगेट हॉक चाउल था। एक डायग्राम ने विलेन की टेरिफाइंग एबिलिटी को ब्रेक डाउन किया, बिना स्ट्रेन के इनफाइनाइट टेलीपोर्टेशन जो उसे अनटचेबल बनाती थी। दूने ने अपनी टेलीपोर्टिंग के टोल पर गुस्से में कहा, लेकिन सीओ ने वाता स्नैप किया, उसे फोकस करने का ऑर्डर देते हुए। जल्द ही वो इगोइस्टिक के रूप में सूटेड अप था, मूव करने के लिए रेडी। वो हिचकिचाया, बिना सोचे समझे अंदर जाने के बारे में चिंता करते हुए, लेकिन सीओ ने उसे काट दिया। प्लान सिंपल था, हॉक चाउल को ट्रैकर से टैग करना। उसने एम्फसाइज किया कि ट्रैकर एक बुलेट से तेज था, और चूंकि हॉक चाउल कभी नहीं चलता था, एक डायरेक्ट एम्बुश उनका एकमात्र चांस था।
अंडरग्राउंड बेस में सीओ कैजुअली पानी चुक कर रही थी, जबकि सुबिन नर्वसली स्क्रीन्स को देख रही थी। जब ईगोइस्टिक ने अपनी ड्रामेटिक एंट्रेंस की, सुबिन का चेहरा चमक उठा, उसके गाल पिंक हो गए जब उसने उसके लिए चीयर किया। यहां तक कि सीओ, जो आमतौर पर स्टोन फेस्ड रहती थी, ने भी सपोर्ट का एक ऑकवर्ड चीयर किया। ईगोइस्टिक ने स्मर्क किया, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस चमक रहा था जब उसने अपना हाथ उठाया। मिशन ऑफिशियली शुरू हो गया था। वो सीधा हॉकचिल के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है, ए रैंक विलेन को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ते हुए। टेलीपोर्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं, रियलाइज करते हुए कि उसका प्राइवेट स्पेस अब उसका अपना नहीं है। बिना हिचकिचाहट के ईगोइस्टिक दोनों पिस्टल्स उठाता है और फायर करता है। दो स्पाइडर लाइक ट्रैकर्स आगे शूट करते हैं, मैकेनिकल प्रिसिजन के साथ हवा में कर्व होते हुए। लेकिन हॉकचॉल इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, रेड एनर्जी के बर्स्ट में गायब हो जाता है ट्रैकर्स के स्ट्राइक करने से पहले। फ्रस्ट्रेशन ईगोइस्टिक के चेहरे पर चमक उठती है। क्या वो लैंड किया? उसने डिमांड किया। आवाज अर्जेंसी से शार्प थी। बेस पर वापस सीओ ने सुबिन से नए कोऑर्डिनेट्स निकालने को कहा। जैसे ही वो अपीयर होते हैं, ईगोइस्टिक फिर से टेलीपोर्ट करता है, चेज में हेड फर्स्ट डाइव करते हुए। वो एक क्राउडेड स्ट्रीट के बीच में मटीरियलाइज होता है। उसके चारों तरफ की दुनिया शॉक में जम जाती है। फोन्स इंस्टेंटली उठाए जाते हैं। सिटीजन्स लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो अब एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया था। उसका कोविड मिशन सिटी वाइड केओस में बदल गया था। मीनवाइल, एक क्वाइट यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल में शिनहारू शांति से बैठी थी। उसका फोकस बोर्ड पर था जब तक उसके ईयरपीस में क्रैकल नहीं हुआ। हीरो एसोसिएशन का अर्जेंट डिस्पैच उसका खून ठंडा कर देता है। जैसे ही उसने ईगोइस्टिक का नाम सुना, उसका दिल उछल गया। वो खुद को एक्सक्यूज करती है। उसका सिविलियन मास्क फिसल जाता है जब ड्यूटी बुलाती है। उसकी फ्रेंड उसके पीछे देखती है, अचानक एग्जिट से बिविल्डर्ड होकर। कुछ मिनट्स में स्टारडस्ट स्काई में सोर कर रही है, अपने नेमेसिस को रोकने के लिए डिटरमिन्ड। जमीन पर सेयो हिट कंफर्म करती है। हॉकचा एक क्रॉसवॉक में लड़खड़ाता है, अपनी बाह को पकड़े हुए जहां ट्रैकर लगा था। ईगोइस्टिक स्मर्क्स और आगे टेलीपोर्ट करता है, फिनिश के लिए क्लोज करते हुए, जब तक सेयो की डेस्परेट चिल कॉम्स के थ्रू काट नहीं करती। एक ट्रक रोड पर आगे बढ़ता है, मैसिव और अनस्टॉपेबल, विलन की तरफ सीधा जा रहा था। ईगोइस्टिक का स्मर्क ग्रिन लड़खड़ाता है, शियर हॉरर से रिप्लेस हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि कोलिजन इनएविटेबल है। लेकिन इम्पैक्ट से पहले सीन एक और मेमोरी में टूट जाता है। एक ब्रिज के नीचे हॉकचा उल्टा लटका हुआ है, बंधा हुआ और हेल्पलेस उन क्रिमिनल्स के सामने जिन्हें उसने धोखा दिया था। उनका लीडर स्नीयर्स सिगरेट फ्लेम रोप को छुआ। हॉकचा की रिक्वेस्ट अनआंसर्ड थी। रोप जलकर हट जाती है और वो नीचे गिरता है, नीचे के डार्क वाटर्स में क्रैश होते हुए। फिर साइलेंस रिपल्स। वो फिर से सरफेस करता है, स्ट्रेंज ग्लिचिंग एनर्जी से फेंटली ग्लो करते हुए। उसके अटैकर्स डिसबिलीफ में पीछे हट जाते हैं। हॉकचा उठता है, उसकी आंखों में कुछ नया, कुछ डेंजरस भरा हुआ था। उसके अंदर की पावर सर्च करती है और एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ वो स्ट्राइक करता है। एक समय डूम्ड विक्टिम अब अपने कैप्टर्स को टेरिफाइंग स्पीड से क्रश करता है। वापस प्रेजेंट में एक मिस्टीरियस फिगर एक स्पीडिंग ट्रक के साइड से चिपका हुआ है। कहीं और एक शर्टलेस हॉकचा लड़खड़ाता है, उसकी बॉडी कांप रही है, उसकी पावर अनस्टेबल है। स्ट्रीट के पार ईगोइस्टिक देखता है, रेड एनर्जी थ्रेड्स दोनों को लिंक करते हुए। हॉकचा अपने सांस के नीचे कर्स करता है, रियलाइज करते हुए कि उसे खुद से कुछ बहुत बड़ा में घसीटा गया है। वो एक फ्लैश के साथ टेलीपोर्ट करता है, हॉकचा के सामने ब्लिंक ऑफ एन आई में अपीयर होते हुए। गुस्से में हॉकचा हमला करता है, यहां तक कि अपनी डेस्परेशन में एक पास के सिविलियन को भी फेंक देता है। लेकिन टेलीपोर्टिंग स्ट्रेंजर उसके बगल में रीअपीयर होता है, उसे मिड एयर पकड़ लेता है जैसे एक स्टेज परफॉर्मर बो ले रहा हो। क्राउड गैस्प्स करती है। हॉकचा ड्रेन्ड और ब्लीडिंग आगे लड़खड़ाता है, उसके पैर उसे छोड़ देते हैं, पेवमेंट पर फेस फर्स्ट कोलैप्स होते हुए। उसकी छाती उठती है जब दुनिया ब्लर होती है। उसने अपना सर उठाया, बस इतना कि फिगर को अपने ऊपर खड़ा देख सके। ईगोइस्टिक गन उठाए हुए वो सभी को सुनाई देने के लिए साफ रूप से बोलता है। हॉकचास क्राइम्स, उसकी चोरी, उसकी वायलेंस पब्लिक के सामने खुली। क्राउड गुस्से में फट पड़ती है, उनकी आवाजें जस्टिस की मांग करते हुए एक कोरस थी। हॉकचा गुस्से में गरजता है, दूसरे विलेन द्वारा जज किए जाने की हिपोक्रेसी को बोलते हुए। लेकिन ईगोइस्टिक बस मर्क्स डिक्लेयर करते हुए कि वो एक जैसे नहीं है। हॉकचा का डार्क फ्यूचर, उसका एस रैंक टेरर तक राइज यहाँ और अभी खत्म कर दिया गया।
ईगोइस्टिक की आंख ट्विच हुई, उसके पैरों पर गिरे हुए विलन पर नहीं, बल्कि क्राउड के स्ट्रेंज रिएक्शन पर। डर के गैस्प्स के बजाय प्लाजा चीयर्स में फट पड़ा। फोन्स हवा में लहरा रहे थे, जैसे उसने अभी अभी एक कॉन्सर्ट खत्म किया हो। वो ब्लिंक किया, बैफल्ड। ये लोग सच में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक रिजाइंड साई के साथ उसने अपनी हैट को टिप किया, उन्हें एक थिएट्रिकल बो देते हुए। अगर दुनिया एक शो चाहती थी, वो उन्हें एक देगा। गन ड्रामेटिकली उठाए हुए उसने एक ग्रिन फ्लैश की, जो फ्रंट रो को डिस्टर्ब करने के लिए काफी शार्प थी। ऑडियंस नर्वसली मर्मर करती है, अनश्योर थी कि ताली बजाएं या भागें। फिर एक आवाज हवा में छेड़ दी, उसका नाम, ईगोइस्टिक। उसने ऊपर देखा, स्टारडस्ट को नीचे आते हुए देखा। उसकी लैंडिंग ग्राउंड को एक शॉक वेव से हिला रही थी, जिसने क्राउड को शांत कर दिया। ईगोइस्टिक का स्मर्क बस एक सेकंड के लिए लड़खड़ाया। एक फेंट ब्लश उसके अम्यूजमेंट को धोखा दे रही थी कि कैसे उसका सीरियस हीरो मोड उस ऑकवर्ड लड़की से मैच नहीं करता था। वो आगे बढ़ी, उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उसने लेजीली हॉक चले के क्रम्पल्ड बॉडी की तरफ इशारा किया। बस साफ सफाई कर रहा हूं, वही कर रहा हूं जो किसी भी हीरो को करना चाहिए, है ना? उसका ग्लेयर शार्प हो गया, गुस्सा उबल रहा था जब उसने अपना सर प्लेफुली टिल्ट किया। या वेट, क्या हीरोज को बिना ट्रायल के विलेंस को एलिमिनेट करने की इजाजत है? उसका टॉन्ट चुभा और एक पल के लिए क्राउड हिचकिचाई, अनश्योर थी कि कौन सही था। जब उसने पूछा कि क्या वो खुद को हीरो मानता है, ईगोइस्टिक ने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी देखी। एक मॉकिंग फ्लोरिश के साथ उसने उसकी सेंस ऑफ जस्टिस की तारीफ की, यहां तक कि एडमिट किया कि उसके अपने एक्शंस ने रूल्स तोड़े। स्टारडस्ट ने अपलॉज के लिए खुद को ब्रेस किया। फिर भी उसके बजाय विस्पर्स फैल गए। लोग सवाल कर रहे थे कि वो इतनी देर से क्यों आई थी। दूसरे ईगोइस्टिक की एफिशिएंसी की तारीफ कर रहे थे। रिएक्शन ने उसे ऑफ बैलेंस कर दिया। वेट, नो, स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। उसने जल्दी रिकवर किया, अपनी छाती को बाहर निकालते हुए। याद रखो, मैं यहां विलेन हूं, पकड़ सको तो पकड़ लो स्टारडस्ट। एक आखिरी फ्लैम्बॉयंट बो के साथ वो वायलेट एनर्जी के स्वर्ल में गायब हो गया, उसे गुस्से में छोड़कर। प्लाजा पर साइलेंस छा गया। स्टारडस्ट गार्ड पर खड़ी थी, ग्रिम, जब हॉक चाले के अंत की सच्चाई उसके दिमाग में बैठ गई। पब्लिक के लिए सीन प्रूफ था कि ईगोइस्टिक ने स्पॉटलाइट चुरा लिया था। उसके लिए ये उस बर्डन का एक और रिमाइंडर था जो वो उठा रही थी। दूर ईगोइस्टिक के पैर जमीन पर लगे, सिर्फ उसके नीचे से निकलने के लिए। उसकी बॉडी एक दूसरे तक सिमट गई जब दो कंपेनियंस उसकी तरफ दौड़े, फ्रैंटिकली उसे बाहों से खींचा। उनकी स्ट्रगल उनके डेज्ड बॉस को नजर से दूर खींचना ऑलमोस्ट कॉमिकल लगता अगर सिचुएशन के लिए न होता। ऑनलाइन केओस फैटपना। फोरम्स ईगोइस्टिक के रिकॉर्ड की तारीफ से रोशन हो गए और उसके हर मूव को डाइसेक्ट कर रहे थे। कुछ तो यहां तक कि उसे स्टारडस्ट से बेहतर हीरो बुला रहे थे। उसकी कंपेनियन ने प्राउडली उसे ट्रेंडिंग पोस्ट्स दिखाई, लेकिन ईगोइस्टिक का चेहरा डार्क हो गया। उसने ये नहीं चाहा था। वो स्टारडस्ट को ऊपर उठाना चाहता था, नीचे नहीं गिराना। उसने उसे चीयर करने की कोशिश की, रिवील करते हुए कि अब उसका एक ऑफिशियल फैन क्लब था जिसका नाम मैंगो ट्रूप था। उसका हॉरिफाइड रिएक्शन सब कुछ कह गया, लेकिन जैसे ही कमेंट का वेट उसके दिमाग में बैठा, उसकी फ्राउन एक ग्रिन में बदल गई। अगर दुनिया उसे विलन के रूप में चाहती थी, तो वो उस पार्ट को पहले से भी तेज बजाएगा। पर्पल एनर्जी के स्पार्क्स उसके चारों तरफ घूमते हुए ईगोइस्टिक ने अपने अगले ग्रैंड टेरर अटैक की घोषणा की। उसके कंपेनियंस ने गौरा, उसकी ग्रिन और भी बड़ी हो गई। शिनहारू एक कोजी कॉफी शॉप की विंडो कर बैठी थी, एक मैंगो ड्रिंक सिप कर रही थी, जबकि चेरी ब्लॉसम्स बाहर तीर रहे थे। एक छोटे पल के लिए दुनिया शांत लगी, लेकिन शांति नहीं चली। पास के कस्टमर्स स्टारडस्ट के लेटेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में मर्मर करने लगे। उनके वर्ड्स शार्प थे, उसकी लेट अराइवल का मजाक उड़ाते हुए और इंसिस्ट करते हुए कि वो टेलीपोर्टर को हराने के लिए कभी भी काफी स्ट्रांग नहीं थी। हारू का हाथ कांपा उससे पहले कि उसने अपने गालों पर हल्की थपकी मारी, खुद को प्रेजेंट पे रहने के लिए मजबूर करते हुए। तभी उसकी फ्रेंड किमची आगे झुकी, एक वार्म स्माइल के साथ उसे रिलैक्स करने और दिन एंजॉय करने की याद दिलाई। हारू ने एक फेंट स्माइल मैनेज की और सर हिलाया, अपनी नजर फिर से ब्लॉसम्स पर जाने दी। फिर ब्लो आया। चा युन ने अपना फोन दिखाया, प्राउडली ईगोइस्टिक के फैन क्लब द मैंगो ट्रूप के एग्जिस्टेंस की घोषणा की। हारूस फेस इंस्टेंटली डार्क हो गया। हॉरिफाइड थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भी विलन के चाम में लिपट गई थी।
उसे आर्ग्यू करने से पहले चा युन ने गैस्प किया। इगोइस्टिक अभी अभी लाइव गया था। उसी पल हारू के फोन पर एक अर्जेंट हीरो एसोसिएशन अलर्ट आया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। वो अब्रप्टली खड़ी हो गई, चेयर पीछे खिसक गई और उसकी कंफ्यूज्ड फ्रेंड को मटर किया कि उसे जाना है। उसकी आंखों में एक फियर्स डिटर्मिनेशन जल रही थी। वो कैफे से बाहर दौड़ पड़ी, उसे फेस करने के लिए रेडी थी। दूर एक डेसोलेट क्लिफ के टॉप पर इगोइस्टिक का ब्रॉडकास्ट जिंदा हो गया। लाइव चैट फायरवर्क्स की तरह फट पड़ा। फैंस स्क्रीन पर एडोरेशन से फ्लड कर रहे थे। वो उनकी तारीफ पर हंसा। मैंगो ट्रूप को एक्नॉलेज करने से पहले अपना फोन एक तरफ फेंक दिया। उसकी आवाज हार्ड हो गई। भूलो मत, मैं हूं और हमेशा एक विलन रहूंगा। कैमरा पीछे खिंचा, उसका ग्रैंड स्टेज रिवील करते हुए। कई हॉस्टेजेस ट्रेन ट्रैक से बंधे हुए थे। थिएट्रिकल फ्लेयर के साथ उसने अपने डेडली गेम के रूल्स एक्सप्लेन किए। एक ट्रेन हेल्पलेस विक्टिम्स की तरफ गरजती हुई आई और चॉइस क्रूअली सिंपल थी। एक को सैक्रिफाइस करो 5 को बचाने के लिए या 5 को मरने दो। कोई भी इंटरफेरेंस ट्रेन को डीरेल कर देगी, उसके पैसेंजर्स को बर्बाद कर देगी। स्टारडस्ट फोर्स के एक क्वेक में आई। उसकी लैंडिंग उसके पैरों के नीचे की जमीन को तोड़ रही थी। उसकी आंखें ट्रैक्स, हॉस्टेजेस और ट्रेन के अंदर के टेरिफाइड पैसेंजर्स के बीच दौड़ती हैं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। चाहे वो कुछ भी कहे, वो एक तीसरा रास्ता ढूंढ लेगी। इगोइस्टिक ऊपर से स्मर्क किया, उसके स्ट्रगल का मजा लेते हुए। चैट डिबेट से बज़ कर रही थी। ज्यादातर कन्विंस थे कि उसे लीवर खींचना पड़ेगा, लेकिन वो बेहतर जानता था स्टारडस्ट इतनी कोल्ड नहीं थी कि वो चॉइस करे। वो आगे झुका, ईगरली इंतजार करते हुए, और फिर वो सीधा ट्रेन पर चार्ज कर गई। विलन का स्मर्क प्योर पैनिक में कोलैप्स हो गया। ये क्या कर रही है? स्टारडस्ट ने स्टील इंजन पर जोर से टक्कर मारी। उसकी बॉडी ओवरवेलमिंग फोर्स के खिलाफ स्ट्रेन कर रही थी। स्पार्क्स उड़ रही थी। उसके दांत भींचे थे और हर मसल जल रही थी जब वो उसे धीमा करने के लिए लड़ रही थी। फिर इम्पॉसिबल हुआ। ट्रेन और तेज हो गई। इगोइस्टिक जम गया। उसका कंपोजर टूट गया। उसने प्रॉब्लम इंस्टेंटली ढूंढ ली। सुबिन, उसकी अकम्प्लिस, कंट्रोल्स पर फेस फर्स्ट बेहोश हो गई थी एक्सीडेंटली ट्रेन को एक्सेलरेट करते हुए। उसका केयरफुल प्लान, उसका ऑर्केस्ट्रेटेड टेस्ट उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। उसने एब्सोल्यूट वर्स्ट आउटकम की कल्पना की। उसका केयरफुली स्टेज्ड ड्रामा एक रियल डिजास्टर में बदल गया। ये न सिर्फ उसकी रेपुटेशन को बर्बाद कर देगा, बल्कि उसके चुने हुए हीरो को भी एक ऐसे रास्ते पर धकेल सकता है जहां उसे कभी नहीं जाना था। मीनवाइल बिहाइंड द सीन्स केओस से पूरी तरह अनजान स्टारडस्ट ने एक डेस्परेट रोर किया। अपनी हर ताकत से उसने अपनी पावर को जमीन में टक्कर मारी, उसके नीचे की जमीन को तोड़ते हुए ट्रेन के डेडली चार्ज को रोकने के लिए। ऊपर से इगोइस्टिक देखता रहा, हाफ फेट से मिन्नतें करता हुआ, होप करता हुआ कि उसका प्लान ट्रेजेडी में खत्म न हो। ट्रेन ने लड़ना जारी रखा, आगे बढ़ती रही, शेयर फोर्स से ग्लो करती रही। फिर डस्ट और स्क्रीचिंग मेटल के एक तूफान में वो हॉस्टेजेस से बस कुछ इंचेस पहले रुक गई। रिलीफ उस पर एक टाइडल वेव की तरह आई। उसकी स्माइल उसके चेहरे पर फैल गई, बहुत ज्यादा, बहुत रियल। इससे पहले कि उसे याद आए कि उसे यहाँ विलन होना था, उसने जल्दी से अपने कंपोजर को ठीक किया। हालांकि उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। लाइव फीड फ्लिकर किया। एक टेंस पल के लिए उसकी सिलुएट डस्ट में लड़खड़ाई। उसकी छाती टाइट हो गई, लेकिन फिर वो वहां खड़ी थी, स्टारडस्ट, थकी हुई, बैटर्ड, फिर भी अनशेकन। दुनिया टिल्ट हो गई, उसके घुटने लड़खड़ा गए और वो जमीन पर कोलैप्स हो गई, बेहोश लेकिन विक्टोरियस। ऊपर इगोइस्टिक का स्मर्क लड़खड़ाया। उसका प्लान पूरी तरह से ऑफ स्क्रिप्ट चला गया था। फिर भी गुस्से के बजाय उसने खुद को एडमिरेशन के करीब कुछ के साथ आगे झुकते हुए पाया। पर्पल लाइट के एक फ्लैश के साथ वो उसके बगल में अपीयर हुआ। हारू की आंखें बस इतने के लिए खुली कि उसका नाम फुसफुसा सके उससे पहले कि वो फिर से बेहोश हो जाए। एक पल के लिए सो कॉल्ड विलन ने बस उसे स्टडी किया, थकी हुई, फ्रेजाइल, लेकिन अनडिनायबली स्ट्रॉन्ग। फिर एक स्ट्रेंज तरीके से जेंटल जेस्चर में उसने अपना हाथ उसकी आंखों पर रखा और उसे रेस्ट करने को कहा। जाने से पहले उसने यहाँ तक कि उसके सर पर एक हल्की थपकी दी। एक अजीब सा टेंडर पल जो देखने वाले किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ब्रॉडकास्ट उसके काम फेयरवेल के साथ खत्म हुआ। हालांकि उसकी ऑडियंस एक्साइटमेंट से बस कर रही थी, अनश्योर थी कि जो उन्होंने देखा उसका क्या मतलब निकालें। वापस उनके हाइड आउट में एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलर्ट थी। उसकी व्हाइट हेड कंपेनियन इधर उधर घूम रही थी, ऑलमोस्ट दूसरों को जगह कर रही थी। उसने उन्हें बस एक मिशन के बाद इतना ड्रेन्ड दिखने के लिए डांटा, उससे पहले कि प्राउडली स्टीमिंग ब्रेकफास्ट, नूडल्स और एग्स नीचे रखे। इगोइस्टिक और उसका फेलो अकम्प्लिस सरप्राइज में ब्लिंक किए, फिर उसके अनएक्सपेक्टेड कुकिंग स्किल्स पर हंसने लगे। उसने एक रेयर स्माइल के साथ उसे थैंक करने के लिए हाथ बढ़ाया, सिर्फ एक प्लेफुल पिंच से रिवॉर्ड होने के लिए। फिर भी दांतना तब खत्म हुआ जब पूरा ट्रियो बैठ गया।
नूडल स्लर्पिंग कर रहे थे जैसे एक अजीब सा नॉर्मल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक लंबी रात के काम के बाद करते हैं। उस नॉर्मल सी का इल्यूजन ज्यादा देर नहीं चला। उसकी आंखों में एक स्पार्क के साथ व्हाइट हेड लड़की ने रिमोट पकड़ा, ये देखने के लिए ईगर थी कि न्यूज उनकी ग्रेट सक्सेस को कैसे कवर कर रही थी। ईगोइस्टिक पीछे झुका, ऑलरेडी स्मग। वो सर्टन था कि दुनिया अब उसे अल्टीमेट विलन और स्टारडस्ट को अनडिनायबल हीरो के रूप में देखती है। इसके बजाय हेडलाइन ने उसे ऑलमोस्ट चोक कर दिया। न्यूज एंकर ड्रामेटिक वेट से भरी आवाज में अनाउंस किया कि स्टारडस्ट और ईगोइस्टिक सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। एविडेंस एक सिंगल फोटो जिसमें वो उसके बगल में घुटने के बल बैठा था, जेंटली उसके सर को छू रहा था। एनालिस्ट्स ने उस पल को बार बार रीप्ले किया, उसे एक हिडन रोमांस का अनडिनायबल प्रूफ कहते हुए। यहां तक कि उसके पिछले क्रिप्टिक मैसेजेस में से एक को लव नोट के रूप में रीइंटरप्रेट किया गया। कहीं सिटी के पार हारू ने उसके गुस्से को मिरर किया, डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए अपना फोन डेस्क पर दे मारा। दोनों ने अलग अलग जगहों पर एक ही बात चिल्लाई, ये नहीं हो रहा। फिर भी जब हारू रैंट कर रही थी कि ये सब कितना एब्सर्ड था, उसे एक अजीब सी चोट लगी जिसका वो नाम नहीं दे सकती थी। उसे झटक कर उसकी चीयरफुल फ्रेंड ने उसे रोका, इंसिस्ट करते हुए कि उसे एक ब्रेक की जरूरत है। उसे स्वीट ट्रीट्स के प्रॉमिसेस के साथ खींचकर उसने डिक्लेयर किया कि उनका अगला स्टॉप एक आइसक्रीम फेस्टिवल होगा। मीनवाइल वापस विलन की बेस पर व्हाइट हेड लड़की ऑलरेडी काउच पर उछल रही थी, डिमांड कर रही थी कि वो भी बाहर जाएं। एक साय के साथ ईगोइस्टिक ने हार मान ली, डिक्लेयर करते हुए कि पूरी टीम उसके साथ आउटिंग के लिए जाएगी। उसकी कंपेनियन अनरेस्ट्रेन्ड जॉय से चमक उठी, फ्लायर को टाइटली गले लगा लिया। उसकी फेस पर ब्राइट स्माइल को देखते हुए ईगोइस्टिक ने एक वाई ग्रिन के साथ मटर किया, क्या गलत हो सकता है। फेस्टिवल हंसी, ब्राइट बैनर्स और स्वीट ट्रीट्स की महक से जिंदा था जो हवा में तैर रही थी। ईगोइस्टिक और उसकी क्रू बसलिंग क्राउड में घुल मिल गए, या कम से कम उन्होंने कोशिश की। उसकी व्हाइट हेड कंपेनियन ने तुरंत उसकी प्रेडिक्टेबल पूरी ब्लैक आउटफिट का मजाक उड़ाया। उसकी हंसी म्यूजिक से भी ज्यादा लाउड थी। एक पल के लिए उसकी केयरफ्री स्माइल ने उसे ऑफ गार्ड कर दिया, एक ऐसी स्माइल जो स्ट्रेंज तरीके से फेमिलियर लगी। इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड कर पाता, उसकी अटेंशन एक राइस फ्लेवर्ड आइसक्रीम स्टैंड पर शिफ्ट हो गई, तो बच्चों की तरह एक्साइटमेंट के साथ दौड़ पड़ी, उसे और सुबिन को पीछे छोड़कर। सुबिन सॉफ्टली हंसी, रिमार्क करते हुए कि इस आउटिंग ने उसकी फ्रेंड का मूड कितना बदल दिया था। ईगोइस्टिक ने आखिरकार खुद आइसक्रीम ट्राई की, टेस्ट से प्लेजेंटली सरप्राइज था। सुबिन को एक स्पूनफुल ऑफर करना नेचुरल लगा, फिर भी इस सिंपल जेस्चर ने उसे बुरी तरह से ब्लश कर दिया। व्हाइट हेड लड़की से एक छोटे टीजिंग पुश के साथ सुबिन आखिरकार एक शाय टेस्ट के लिए झुकी। उसका दिल जितनी वो एडमिट करना चाहती थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही चीजें सेटल हुई, उनके लाइवली कंपेनियंस ने एक और स्टॉल देखा। इस बार मैंगो आइसक्रीम बेच रहा था। उसने अपनी फेस ग्लास पर चमकती आंखों के साथ दबाई, उससे पहले कि अनरिस्ट्रेन्ड ग्ली के साथ ऑर्डर करे। वेंडर चीयरफुल और चैटी ट्रियो को एक यंग फैमिली समझ बैठा, इगोइस्टिक को बिविल्डर्ड और सुबिन को फ्लस्टर्ड छोड़कर। सीन तब और भी रिडिकुलस हो गया जब वेंडर ने खुद को मैंगो ट्रूप का एक प्राउड मेंबर रिवील किया, विलेन के ऑनर में एक कस्टम शर्ट फ्लैश करते हुए। इगोइस्टिक बस एक साई दे पाया, अपनी अनवांटेड सेलिब्रिटी स्टेटस से पूरी तरह से ड्रेन्ड था। बाद में वो एक बलून डार्ट गेम के पास लड़खड़ा गया। एक कॉन्फिडेंस स्मर्क के साथ उसने अपनी अनमैच्ड डार्ट थ्रोइंग स्किल्स के बारे में ब्रैग किया, ऑलरेडी अपनी पावर से चीट करने का प्लान बना रहा था। उसकी कंपेनियन हाउएवर उसके थ्रू देख गई, उस पर सस्पिशियसली घूरते हुए। ग्रैंड प्राइज एक 10 स्कूप आइसक्रीम टावर थी, लेकिन उसने तुरंत जाइंट टेडी बियर पर अपनी नजर डाल दी। ड्रामेटिक फ्लेयर के साथ इगोइस्टिक ने प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए जीतेगा, लेकिन जैसे ही उसने फेंकने की तैयारी की, क्राउड शिफ्ट हो गई। किमची उन, उसने हारू को पास खींचा, बूथ की तरफ इशारा करते हुए। इगोइस्टिक जम गया, उसके टेम्पल पर पसीना आने लगा। सबसे ह्यूमिलिएटिंग ट्विस्ट में हारू ने कॉन्फिडेंस से उसके सामने कट किया, उसकी पूरी क्रू को एक ग्रिन के साथ अलग करते हुए, जिसमें कंपेटिटिव फायर रेडिएट हो रही थी। फेस्टिवल की दूसरी तरफ हारू ऑलरेडी थोड़ी नरम हो गई थी, चेयन द्वारा उसे एक स्पूनफुल राइस आइसक्रीम खिलाने के कारण। अनएक्सपेक्टेड स्वीटनेस ने उसका मूड आसान कर दिया, कम से कम एक पल के लिए। जब वो बाद में मैंगो स्टैंड पर रुके, हारू की आंखें उसके फेवरेट फ्लेवर पर चमक गई,
सिर्फ तुरंत डार्क होने के लिए जब उसने वेंडर को मैंगो ट्रूप एप्रन पहने हुए देखा। अपनी फ्रेंड के लिए एक स्माइल फोर्स करते हुए उसने शांति सिखाया, उनकी पीसफुल आफ्टरनून को ब्लूमिंग चेरी ब्लॉसम्स के नीचे बर्बाद ना करने का फैसला किया। वो शांति ज्यादा देर नहीं चली। चे अनजान ने डांट गेम की तरफ इशारा किया, हारू को रिन्यूड एक्साइटमेंट के साथ उसकी तरफ खींचकर। हारू की कंपेटिटिव स्पिरिट भड़क उठी जब उसने प्राइज देखा, और इस तरह एक ही बूथ पर हीरो और विलन बगल में खड़े थे। हवा टेंशन से भारी थी। वापस प्रेजेंट में हारू का फोकस एक खींची हुई ब्लेड की तरह शार्प हो जाता है। वो डार्ट को ऐसी पावर से लॉन्च करती है जो पूरी बूथ को कांप देती है। पहला बलून एक व्हाइट फ्लैश में फट जाता है, फिर दूसरा। हर थ्रो फेस्टिवल स्काई में एक गोल्डन स्ट्रीक छोड़ती है। इगोइस्टिक देखता है, जॉ स्लैक है। वो स्टारडस्ट की कैटलॉग पावर्स जानता है, स्ट्रेंथ और फ्लाइट, लेकिन ये दूसरे लेवल पर है। उसके हाथ में डार्ट एनर्जी से गुनगुनाती लगती है, एक क्लियर साइन है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को ऑर्डिनरी से बहुत आगे धकेल सकती है जब जरूरी हो। एक कोल्ड नॉट ऑफ पैनिक उसके अंदर टाइट हो जाता है जब एक और विचार आता है। उसकी डेवलपिंग सिक्स्थ सेंस शायद उसकी रियल आइडेंटिटी को अभी स्निफ कर सकती है। वो एक फ्यूचर की कल्पना करता है जिसमें वो उन सबको एक्सपोज करती है, और ये विचार उसे डिजी कर देता है। हारू एक परफेक्ट सेट के साथ फिनिश करती है। चेयन स्क्वील्स, वेंडर उन्हें रिडिक्युलस 10 स्कूप कोन से क्राउन करता है, और हारू उसे ऐसे हटाती है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। ईगोइस्टिक अपने दौरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है। फ्लस्टर्ड वो अपनी पावर्स यूज न करने की कसम खाता है और फेंकता है, सिर्फ एक इम्पॉसिबल परफेक्ट वॉली ऑफ पॉप्स लैंड करने के लिए। उसके कंपेनियंस घोड़ते हैं, यहां तक कि वो भी ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि ब्लॉन्ड राइवल की स्किल उसकी अपनी से राइवल करती है। वेंडर जायंट टेडी बेयर ईगोइस्टिक के कंपेनियन को देता है जिसका वादा किया गया था। जैसे ही ग्रुप अलग होता है, एक फ्लब्ड डिलीवरी एक मैसिव आइसक्रीम कोन को हवा में भेजती है। ईगोइस्टिक एक कॉमिकल तरीके से ग्रेसफुल आर्क में डाइव करता है उसे रोकने के लिए, नैरोली डिजास्टर को अवॉइड करते हुए। गाल और नर्व्स एकदम उछल रहे थे। उसने इसे एक फोर्स्ड ग्रिन के साथ हटा दिया। फिर फेस्टिवल का काम टूट जाता है। डस्ट और डेब्रीज बाहर फट जाती है जब एक मैसिव फैंग्ड रेप्टिलियन फिगर नजर में आता है। ए क्लास विलन क्रॉकमैन स्टारडस्ट को फेस करने की डिमांड करते हुए रोर करता है। पैनिक क्राउड में फैल जाती है। ईगोइस्टिक अपनी टीम को एक टाइट हडल में इकट्ठा करता है, थ्रेट को असेस करते हुए। टाइमिंग गलत है, ये बहुत जल्दी हो रहा है। हारू खतरे की तरफ दौड़ती है। उसकी इंस्टिंक्ट्स हर दूसरे विचार को ओवरराइड करती है जब उसकी फ्रेंड उसके पीछे से चिल्लाती है। ईगोइस्टिक का दिमाग डार्क टाइमलाइंस की तरफ दौड़ता है जहां स्टारडस्ट की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उसका जॉ हार्ड हो जाता है। उसके सीक्रेट को प्रोटेक्ट करना एक मिशन बन गया था। पर्पल एनर्जी के एक बर्स्ट के साथ वो ट्रियो को खुले फेस्टिवल से टेलीपोर्ट कर देता है, मोमेंट्स बाद फुल विलन रिगैलिया में रीअपियर होते हुए। गियर पकड़ो, उसने ऑर्डर दिया। आवाज काम लेकिन टेंस थी, और अपनी व्हाइट हेड पार्टनर को लाइव ब्रॉडकास्ट रेडी करने का सिग्नल दिया। प्लान बी ऑलरेडी फॉर्म हो रहा था। प्लाजा पर रेप्टिलियन विलन थ्रेट्स गरजता है कि वो सब कुछ लेवल कर देगा अगर स्टारडस्ट जवाब नहीं देगी। फिर जैसे एक रिंग मास्टर अपनी स्पॉटलाइट में स्टेप करता है, एक चीयरफुल एम्पलीफाइड आवाज ग्राउंड्स पर रिपल करती है। ईगोइस्टिक एक पास की बिल्डिंग के टॉप पर अपीयर होता है। ग्रीन, वाइट और थिएट्रिकल स्टेज को अपनी टेरिटरी के रूप में क्लेम करते हुए उसने एक माइक्रोफोन उठाया, एक चिलिंगली प्लेफुल काम के साथ, और रैम्पेजिंग क्रॉक से कहा, तुम खत्म हो। 3 साल पहले एक टावरिंग सिटी बिल्डिंग के अंदर रिक्रूट शांति से बैठे थे जब स्पीकर ने एक स्लीक हाईटेक डिवाइस द परसेप्शनल ऑल्टरिंग फिल्टर को अनावरण किया। इसने फेशियल रिकॉग्निशन को स्क्रैम्बल किया, हीरोज को पब्लिक एक्सपोजर से बचाते हुए। लेक्चरर की आवाज ग्रेव हो गई। ये फिल्टर आपको उससे नहीं बचा पाएगा जो पहले से आपकी असली फेस जानता है। एक बार आपकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, आपका करियर और शायद आपकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। ऑडियंस में से एक यंग महिला और सीधी बैठी, उसकी डिटर्मिनेशन हार्ड हो गई। उसने उस वार्निंग को अपने साथ ले लिया। वापस प्रेजेंट डे में केओस सिटी स्ट्रीट्स को हिला रहा था। सायरन्स वेल कर रहे थे, डेब्री उड़ रही थी और सिविलियंस मदद के लिए चिल्ला रहे थे। बिना अपने फिल्टर के हीरो जम गई। अगर वो अब लड़ती है, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। लेकिन फिर सवाल उससे लगा, क्या मैं एक हीरो बनी थी सिर्फ भागने के लिए?
उसकी मुट्ठियां टाइट हो गई। वो खतरे का सामना करने के लिए मधी जब एक बाईस्टैंडर ने उसका रियल नाम बोल दिया। टेंशन तब टूटी जब एक पास के फोन पर एक लाइव ब्रॉडकास्ट आया। ईगोइस्टिक आ गया था, रेप्टिलियन मेनेस के ऊपर बैठा हुआ, माइक्रोफोन हाथ में। इनफेमस विलन ने एक ट्विस्टेड ग्रिन के साथ एक चिलिंग थ्रेट दी। फिर भी उसके वर्ड्स के पीछे उसके विचार एक अलग मोटिव को धोखा दे रहे थे। उसका स्टारडस्ट की आइडेंटिटी को फिसलने देने का कोई इरादा नहीं था, अभी नहीं, कभी नहीं। उसने क्रोकोडाइल लाइक विलन को डांटा, हीरो की जिंदगी में इंटरफेरेंस करने का मजाक उड़ाया। क्रीचर ने वापस हमला किया, उस पर स्टारडस्ट के साथ रोमांटिकली टाइड होने का आरोप लगाते हुए। ईगोइस्टिक का डिनायल इंस्टेंट था, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, रेप्टिलियन बीस्ट ने तबाह करने वाले फोर्स के साथ बिल्डिंग में अपना फिस्ट मारा। क्लॉज कंक्रीट में घुस गईं जब वो ऊपर चढ़ने लगा। पर्पल रिबन्स ऑफ एनर्जी टाइट हो गईं उसके लिम्स को बांधते हुए। उसके बाद एक शार्प किक जिससे उसका सर पेवमेंट में घुस गया। ईगोइस्टिक उसके ऊपर खड़ा था, कूल और मॉकिंग, अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को थिएट्रिकल फ्लेयर के साथ रिवील करते हुए। उसने जवाब मांगा, उस पर क्यों हमला किया? विलन ने ट्विस्टेड लॉजिक थोकी, वो दुश्मन थे क्योंकि उनका स्टारडस्ट में शेयर्ड इंटरेस्ट था। ईगोइस्टिक घूरा, बैफल्ड, जब बीस्ट एक सपोज डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के बारे में रेव कर रहा था। उसने इसे हटा दिया, साफ रूप से फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन रेप्टिलियन विलन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो गुस्से में फट पड़ा, एनर्जी उसके बॉडी के थ्रू सर्च कर रही थी और एक टेरिफाइंग इंस्टेंट में आग का एक कोलोसल बीम उसके जॉस से फट पड़ा। ईगोइस्टिक मुश्किल से बच पाया, लास्ट सेकंड में टेलीपोर्ट करते हुए। एक चिल उसकी स्पाइन में दौड़ गई। वो अनिहिलेशन से एक हार्ट बीट दूर था। विलन खुश हुआ, ईगोइस्टिक को घिरा हुआ समझते हुए, लेकिन गुस्से के ग्लेयर के साथ ईगोइस्टिक ने हाईटेक वेपनरी का एक आर्सेनल समन किया। मिसाइल्स एक फायरी स्टॉर्म में बरस पड़े, मॉन्स्टर को स्मोक और फ्लेम में घुसाते हुए। जब धुआं साफ हुआ, बीस्ट अनस्केर्ड खड़ा था, डिस्प्ले पर हंसते हुए। फिर एक स्लाई मूव के साथ ईगोइस्टिक ने अपना फोन और एक छोटा ग्लोइंग डिवाइस हवा में फेंका। रेप्टिलियन गरजा, सिर्फ ट्रैप को पूरा निगलने के लिए। एक ब्लाइंडिंग इंटरनल एक्सप्लोजन उसके थ्रू फट पड़ा। शॉक वेव उसके बॉडी को अंदर से कोलैप्स कर रही थी। जैसे स्मोक बैटलफील्ड पर घूमी, क्राउड फट पड़ा उसका नाम चैंट करते हुए। फायर आर्म्स और गैजेट्स, उसके समन्ड आर्सेनल के रेमनेंट्स उसके चारों तरफ नीचे गिर गए। ईगोइस्टिक हल्का सा लैंड किया, पर्पल एनर्जी उसके पैरों से फेड हो रही थी। वो ड्रेन था, यहां तक कि अपना फोन उठाने के लिए भी बहुत वीक। उसके लाइव स्ट्रीम पर एक कमेंट फ्लैश हुआ, तुमने सबको क्यों बचाया? क्या तुम हीरो बन रहे हो? उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने फेस सेव करने के लिए स्क्रैम्बल किया। गलत मत समझो, उसने मटर किया, इंसिस्ट करते हुए कि ये बस पर्सनल नापसंद था। इससे पहले कि वो और एक्सप्लेन कर पाता, गोल्डन लाइट का एक ब्रिलियंट पिलर ग्राउंड में टक्कर मारा। क्रेटर से खुद स्टारडस्ट उठी, रेडिएंट और फियर्स। उसने जवाब मांगा, क्या उसने रेप्टिलियन विलन को हरा दिया था? ईगोइस्टिक ने कैजुअली एडमिट किया, उसे एक वेव के साथ हटा दिया। वो मेरे रास्ते में था और ऑनेस्टली उसकी मेरे बारे में अनोइंग अफवाहें फाइट से ज्यादा बुरी थी। स्टारडस्ट उसके लॉजिक पर स्पीचलेस घूर रही थी। फिर करीब आते हुए उसका टोन शिफ्ट हुआ। गया, उसने उसे एक सीरियस एडवाइस दी, कभी अपना चेहरा रिवील मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसके साथ उसने स्ट्रीम कट कर दी, अपने व्यूवर्स के लिए एक फाइनल टीज छोड़ते हुए। अगला महीने बड़ा इवेंट है, मिस मत करना। जैसे पर्पल लाइट उसके चारों तरफ घूमती है, ईगोइस्टिक एक इंस्टेंट में गायब हो जाता है। स्टारडस्ट हाथ बढ़ाती है, उसकी आवाज अर्जेंसी के साथ टाइट थी, लेकिन वो ऑलरेडी चला गया था। उसके चेहरे पर एक बूंद पसीना फिसल जाता है जब वो उसकी स्ट्रेंज वार्निंग को अपने दिमाग में रिप्ले करती है। बैटलफील्ड से दूर ईगोइस्टिक लड़खड़ाता है, फाइट का टोल आखिरकार उसे पकड़ लेता है। उसकी सांसें शैलो हो जाती हैं, उसकी बॉडी छोड़ देती है। जब वो कोलैप्स हो जाता है, दो महिलाएं उसके पास दौड़ती हैं, पैनिक में उसका असली नाम चिल्लाती हैं। मीनवाइल स्टारडस्ट उसका डिस्कार्ड किया हुआ मास्क पकड़े हुए है, विचारों में खोई हुई। वो उसके सीक्रेट को कैसे जान सकता था? कुछ जो उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया था। उस रात वो अपनी डेस्क पर बैठी है, न्यूज रिपोर्ट्स उसकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। उसके डिसबिलीफ में हेडलाइंस ईगोइस्टिक के एक्शंस की तारीफ कर रहे हैं। कुछ तो यहां तक सवाल कर रहे हैं कि क्या वो विलन से ज्यादा हीरो है। फैन फोरम्स एक्साइटमेंट से बस कर रहे हैं, उसी आदमी को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसे उसने लड़ने की कसम खाई है।
वो साय करती है, अपना हाथ अपने बालों में घुमाती है, उसकी फ्रस्ट्रेशन का मजाक उड़ाए एक सिली एनिमेशन से इरिटेटेड थी। अपने बेड पर कोलैप्स होते हुए वो एक परेशान करने वाले विचार का सामना करती है, क्या मैं उसके बारे में हमेशा गलत थी? एक हाईटेक फैसिलिटी में इगोइस्टिक बेहोश पड़ा है, उसकी व्हाइट हेड कंपेनियन गुस्से में है, स्टारडस्ट को ब्लेम कर रही है कि उसने उससे बहुत ज्यादा पुश किया। लेकिन फिर एक फेंट स्मर्क, उसकी आंखें खुलती हैं, वो जाग रहा था, शांति से सुन रहा था। कैजुअल कॉन्फिडेंस के साथ उसने उन्हें चिंता करने के लिए टीज किया। रिलीफ रूम में फैल गया जब व्हाइट हेड महिला उससे चिपक गई, अपने आंसू छुपा नहीं पा रही थी। बाद में खाना खाते वक्त मूड बदल जाता है, उसे पता चलता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। खाने के बीच उसकी कंपेनियन उसकी रेकलेसनेस के लिए डांटती है, वो एक स्मर्क छुपाता है, सीक्रेटली उसकी चिंता से अम्यूज्ड था। लेकिन फिर एक शार्पर सवाल वार्मथ को काट देता है, उसने इंटरवीन क्यों किया? उसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल है, उसने स्टारडस्ट को खुद को रिवील करने के लिए मजबूर होने से पहले ही एक्ट किया। उसने उन्हें वार्न किया कि एक बार हीरो की आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई, उनकी जिंदगी एक कांस्टेंट टारगेट बन जाती है। उसके वर्ड्स में वेट था, लेकिन टेबल पर हर कोई कन्विंस नहीं था, सजेस्ट करते हुए कि वो सीक्रेटली स्टारडस्ट को पसंद करता है। फ्लस्टर्ड इगोइस्टिक इंसिस्ट करता है कि उसके बारे में रिस्पेक्ट के साथ बात की जाए। वो सिर्फ उसकी कंपेनियन की जेलस साइलेंस को गहरा करता है जब तक कॉन्वर्सेशन एक नए आइडिया से रेस्क्यू नहीं होती। वेकेशन, एक बीच ट्रिप टू बी एग्जैक्ट, मूड इंस्टेंटली ब्राइट हो जाता है। इगोइस्टिक यहां तक कि अग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ, वो एक और विलेनस एक्ट पहले करेंगे। उसकी आंखों में एक मिस्चीवियस चमक उठती है जब वो एक बोल्ड नया प्लान स्केच करता है। उसकी आंखों में एक कंपेनियन एक्साइटमेंट से ऑलमोस्ट चमक रही थी, बोर्ड पर सजेशन स्क्रिबल करना शुरू करती है। वो इंसिस्ट करती है कि अब समय आ गया है कि वो अपनी स्कीम्स को समुंदर या यहां तक कि आसमान तक ले जाएं। फिर इंस्पिरेशन आती है, इगोइस्टिक उसके हाथों को पकड़ता है, उसकी आंखें चमक रही थी, वो उसे अब क्लियरली देखता है। द परफेक्ट प्लान, एक पैसेंजर प्लेन जो नीचे समुंदर में गिर रहा है। ट्रियो हंसी में फट पड़ा, उनका ऑडेशियस विजन उनके ट्विस्टेड कमराडरी की रोशनी में शेयर्ड था। एक कमर्शियल एयरलाइनर शांति से आसमान के पार ग्लाइड करता है, उसके पैसेंजर्स अपनी जर्नी के काम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मूड एक इंस्टेंट में बदल जाता है। कैबिन में हर स्क्रीन फ्लिकर करती है, शांति को डिस्टर्ब करते हुए। ईगोइस्टिक का सिंबल डिस्प्लेज में फर जाता है, उसकी आवाज फॉलो करती है, स्मूथ फिर भी अनसेटलिंग, जब वो पैसेंजर्स को ग्रीट करता है और उन्हें वेलकम करता है, जिसे वो जमीन से 25,000 फीट ऊपर एक क्विज शो कहता है। कंफ्यूजन कैबिन में रिपल करती है। एक डरा हुआ पैसेंजर फ्लाइट अटेंडेंट से जवाब मांगता है, लेकिन कोई नहीं आता। ईगोइस्टिक फिर एक चिलिंग सच्चाई रिवील करता है, ये सिर्फ एक गेम नहीं है, वो दिखाता है कि प्लेन खुद उसकी स्कीम का हिस्सा है। कॉकपिट में पायलट जम जाता है, उसका चेहरा पेल है, जो वो देख रहा है उसे प्रोसेस करने में स्ट्रगल कर रहा है। कैबिन में केओस फट पड़ता है जब डर फैल जाता है। अपनी छिपे हुए लेयर से इगोइस्टिक स्मॉक करता है, गेम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। कहीं और स्टारडस्ट एक ब्रीफिंग रूम में घुस जाती है, अपडेट्स मांगते हुए। एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल उसके गुस्से को एक काम ऑलमोस्ट डिसमिसिव टोन के साथ मिलता है, वार्न करते हुए कि शायद बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी फिस्ट टेबल पर मारती है, हार मानने से इनकार करते हुए। चेयरमैन अपनी चेयर में घूमता है, क्लैरिफाई करते हुए कि उसने कभी नहीं कहा कि वो कोशिश नहीं कर सकती। डोर खुलता है, एक नया फिगर अंदर आता है, एक लंबा आदमी सिल्वर बालों और एक काम प्रेजेंस के साथ। स्टारडस्ट का चेहरा रिकॉग्निशन से चमक उठता है। वो शैडो वॉकर, एक ए रैंक हीरो रिवील होता है। ऑफिशियल मिशन बताता है, एयरपोर्ट पहुंचो और तैयार रहो। शैडो वॉकर स्टारडस्ट को खुद को पुश ना करने की रीअश्योर करता है, उसके शोल्डर पर एक स्टेडी हाथ रखते हुए बाहर निकलने से पहले। एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती है, ब्लू और ब्लैक, पावरफुल और रॉ। लेकिन जैसे ही वो एक डोरवे से स्टेप करता है, सनलाइट उसके बॉडी पर लगती है और दर्द उसके चेहरे पर रिपल करता है। स्टारडस्ट रिन्यूड डिटर्मिनेशन के साथ आगे दौड़ती है, एक कॉन्फिडेंट पोज बनाते हुए। फिर उसका एक्सप्रेशन हॉरर में टूट जाता है जब आसमान से एक बहरा करने वाला ब्लास्ट फट पड़ता है। सीन सालों पहले वक्त में वापस कट होता है, एक मूनलिट स्काई के नीचे। एक वेयरहाउस में विलन्स का एक ग्रुप अपने लीडर को ध्यान से सुनता है। नोटोरियस एस रैंक विलन 1000 नीडल्स जब वो कोरिया पर राज करने के अपने प्लान का घमंड करता है,
तब एक काम आवाज उसे रोकती है। शैडोज से सिल्वर बालों वाला एक यंग मैन आगे बढ़ता है। शैडो वॉकर, पहली नजर में एक रुकी हीरो। विलन हंसता है, उसकी ऑडेसिटी का मजाक उड़ाता है और एक तबाह करने वाला स्ट्राइक अनलीश करता है जो जमीन को तोड़ देता है। हवा में धुआं भर जाता है, लेकिन शैडो वॉकर अनटच्ड खड़ा है। उसकी एनर्जी शील्ड अटैक को ऐसे डिफ्लेक्ट करती है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। फिर साइलेंस। हीरो गायब हो जाता है। शैडोज रूम में फैल जाते हैं, एक के बाद एक हेंचमैन को फंसाते हुए। पैनिक फट पड़ती है जब उन्हें डार्कनेस में खींच लिया जाता है। उसकी पावर से पूरी तरह निगल लिया जाता है। थाउजेंड नीडल को बहुत देर से एहसास होता है कि उसने अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट किया है। शैडो वॉकर उसके पीछे से निकलता है, एक फियर्स स्ट्राइक डिलीवरी करते हुए। विलन वाइल्ड फ्यूरी के साथ काउंटर करता है, लेकिन उसकी हंसी लड़खड़ा जाती है जब एक मॉन्स्ट्रस शैडो बीस्ट उसके सामने मैनिफेस्ट होता है। आंखें रेड ग्लो कर रही थी, उसके ऊपर टावरिंग था। मेमोरी फेड हो जाती है। वापस प्रेजेंट में वही हीरो डे लाइट में स्ट्रगल कर रहा है, कमजोर, दर्द में अपनी साइट को पकड़े हुए। अपने कंट्रोल रूम से ईगोइस्टिक सेटिस्फैक्शन के साथ देखता है। उसकी आवाज प्लेन के कैबिन में गूंजती है, अपने ट्विस्टेड क्विज शो के शुरू होने का अनाउंसमेंट करते हुए। पैसेंजर्स कांप रहे हैं, उनकी सीट से चिपके हुए, जब उसका चेहरा हर स्क्रीन पर डोमिनेट करता है। 30 मिनट्स पहले उसने ईरी काम के साथ रूल्स एक्सप्लेन किए थे। फोन्स ऑन, एयरप्लेन मोड ऑफ। एक आदमी अपना डिवाइस चेक करता है, उसके हाथ कांप रहे थे। उसके लिए एक टेक्स्ट मैसेज इंतजार कर रहा था। 10 सवालों का सही जवाब दो, ये पढ़ता है, और ये फ्लाइट सेफ रहेगी। फेल होने पर अंजाम भुगतो। पहला सवाल पैसेंजर के फोन्स पर फ्लैश होता है। टाइटैनिक के लाइफ बोट्स के बारे में एक सिंपल पीस ऑफ ट्रिविया। 1 मिनट का टाइमर शुरू होता है और तुरंत कैबिन एक प्रेशर कुकर की तरह लगता है। एक महिला स्ट्रेस में टूट जाती है, अपने पड़ोसी की स्क्रीन पर चोरी से देखते हुए। विलेन ईगोइस्टिक उसे तुरंत पकड़ लेता है। एक स्मग ग्रिन के साथ वो उसे एलिमिनेट कर देता है, और बस पॉइंट ड्राइव होम करने के लिए उसके बगल में बैठे आदमी को भी। जैसे ही टाइमर खत्म होता है, ईगोइस्टिक खुशी से जवाब रिवील करता है, एक बैड पन जो उसके पार्टनर को भी अपनी आंखें घुमाने पर मजबूर कर देता है। प्लेन की मेन स्क्रीन पर एक सीटिंग चार्ट रेड एक्सिस से रोशन हो जाता है, जो दिखाता है कि कितने पैसेंजर्स फेल हो चुके हैं। फोकस, वो वार्न करता है जब अगला राउंड और भी कम टाइम लिमिट के साथ शुरू होता है। पैनिक अंदर बैठ जाती है। एक महिला अपनी स्क्रीन पर हाथ मारती है, प्रेयर्स फुसफुसा रही है जब सेकंड्स गायब हो जाते हैं। अंत तक रिजल्ट्स ब्रूटल थे। सिर्फ एक पैसेंजर बचा। अपनी लेयर से ईगोइस्टिक अम्यूजमेंट के साथ देखता है, लेकिन उसकी अटेंशन अपने असली टारगेट स्टारडस्ट द हीरो पर शिफ्ट हो जाती है। वो फाइनली आ गई थी। ऑन बोर्ड आखिरी बचा हुआ पैसेंजर किम डैक बे प्रेशर के नीचे टूट जाता है। उसका डेस्परेट आउटबर्स्ट साइलेंस के रूल को तोड़ देता है और उसके पड़ोसी डर से पीछे हट जाते हैं। दाया के लिए भीख मांगते हुए वो इसे हंसी में उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईगोइस्टिक उसे कोल्डली एलिमिनेट करने के लिए मार्क कर देता है। कैबिन वायलेंटली हिलती है। एक एक्सप्लोजन एयरलाइनर के थ्रू फट पड़ती है, उसे जमीन की तरफ गिराते हुए। अपनी लेयर से ईगोइस्टिक स्मर्क करता है, स्टेज को स्टारडस्ट की ग्रैंड एंट्रेंस के लिए सेट डिक्लेयर करते हुए। जमीन पर स्टारडस्ट हॉरर में देखती है। उसका नाम कॉम्स पर बुलाया जाता है, लेकिन उसका चेहरा डिसबिलीफ मुड़ जाता है जब प्लेन आसमान के थ्रू जल रहा था। जब वो चेयरमैन से पूछती है कि क्या करें, वो कोल्डली जवाब देता है कि वो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट तैयार कर रहा है। लाइन कट हो जाती है, उसे साइलेंस में टूटा हुआ छोड़कर। पेवमेंट पर घुटने के बल बैठकर उसे अपने पेरेंट्स का नुकसान और वो छोटी लड़की याद आती है जो वो कभी बारिश में अकेली थी। दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो अपनी फिस्ट जमीन पर मारती है, आंसू बह रहे थे, फेलियर का बोझ उसे घुटन दे रहा था। फिर एक क्रैकर ऑफ स्टैटिक उसके ईयरपीस में से गुजरता है। ईगोइस्टिक की आवाज काट कर आती है। अपनी लेयर में वो एक कैट विद क्रीम की तरह लाउंज करता है जब तक उसकी पार्टनर कुछ अजीब नहीं देखती। हीरो मूव नहीं कर रही है। ईगोइस्टिक अचानक पैनिक करता है, पूछता है कि ऐसा क्यों है। जमीन पर स्टारडस्ट उसके मॉकिंग टोन को सुनती है जो उसके इनएक्शन का मजाक उड़ाता है।
तुम ही एक हो जो इसे रोक सकती हो, वो कहता है। वो वापस स्नैप करती है, उसे इस सब का कारण कहती है, लेकिन वो शांति से काउंटर करता है, उसके अलावा कौन उन्हें बचा सकता है। उसके वर्ड्स उसकी डिस्पेयर को छेड़ते हैं। वो सच्चाई एडमिट करता है, उसके बिना विलन के रूप में उसका रोल मीनिंगलेस है। वो इसे पूरा करती है। वो ट्विस्टेड डिक्लेरेशन आखिरकार उसकी स्पिरिट को वापस जगा देता है। स्टारडस्ट अपने ईयरपीस को अपने कान से निकाल लेती है, उसे क्रश कर देती है चेयरमैन की नेगेटिविटी को काटने के लिए। एक रॉर ऑफ एनर्जी के साथ वो आसमान में रॉकेट होती है। उसके पीछे गोल्डन लाइट ब्लेज हो रही थी। वो बर्निंग प्लेन की तरफ सोर करती है। इस नाइटमेयर के शुरू होने के बाद पहली बार स्टारडस्ट हिचकिचा नहीं रही है। वो उठने के लिए तैयार है। हिचकिचाहट ना चुनते हुए स्टारडस्ट गोल्डन एनर्जी का एक ब्लाइंडिंग टॉरेंट अनलीश करती है। बर्निंग प्लेन के अंदर आखिरी बचा हुआ पैसेंजर डिस्पेयर में डूब जाता है, सबको अपने फेट के लिए ब्लेम करता है। उसके खुश परिवार का एक विजन उसके दिमाग में फ्लैश होता है। उसका हाथ उस जिंदगी के लिए बढ़ रहा था जो फिसल रही थी। आंखों में दुख के साथ वो रोता है एंड का इंतजार करते हुए। एक महिला डर में चिल्लाती है। एक यंग लड़की विंडो से बाहर देखती है और उसके आंसू कंफ्यूजन में जम जाते हैं। प्लेन अब इतनी तेजी से नहीं गिर रहा है। जमीन पर इमरजेंसी क्रूज और रिपोर्टर्स डिसबिलीफ में ऊपर घूरते हैं। पायलट अनाउंस करता है जो कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एक अनदेखी ताकत प्लेन को सेफ्टी की तरफ गाइड कर रही है। बाहर स्टारडस्ट एक लिविंग बीकन की तरह ग्लो करती है, अपने दांत भींच रही है जब वो अपनी स्ट्रेंथ को उसके लिमिट से आगे धकेलकर इम्पॉसिबल को रोक रही है। एक फ्लाइट अटेंडेंट आखिरी बचे हुए सर्वाइवर किम बी की तरफ दौड़ती है, उसे टारमैक पर लड़खड़ाने में मदद करती है। डेज्ड वो अपने चारों तरफ शॉक में देखता है उस मिरेकल पर जिसका वो हिस्सा है। रेस्क्यूड पैसेंजर्स ऑ में मरमर करते हैं। उनकी आंखें उस हीरो पर फिक्स थी जो उनके सामने घुटने के बल बैठा था। किम बी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे जब उसे एहसास हुआ कि एक सच्चे हीरो ने उन्हें प्रोटेक्ट किया था। स्टारडस्ट खुद सांस लेती है, पूरी तरह ड्रेन्ड। उसके आंसू पसीना और थकान के साथ मिक्स हो रहे थे। अंदर से वो जानती है कि जिसने उसे इस पावर तक पहुंचने के लिए मजबूर किया वो इगोइस्टिक था। न्यूज आग की तरह फैल जाती है। एंकर्स एयरबॉर्न अटैक और इम्पॉसिबल सेव अनाउंस करते हैं। दुनिया अब स्टारडस्ट का नाम जानती है। अपने अपार्टमेंट में वापस वो काउच पर गिर जाती है, एक ड्रिंक सिप कर रही है जब ब्रॉडकास्ट चल रहा था। एक पल के लिए उसने खुद को सांस लेने दिया जब तक उसका फोन नहीं बजता। कॉलर एक चीयरफुल ब्लू हेड महिला उसे गुड न्यूज से सरप्राइज करती है। उसने एक सी साइड वेकेशन अरेंज की है। स्टारडस्ट अपनी स्माइल छुपा नहीं पाती जब वो अग्री करती है। बाद में अपनी बालकनी पर उसका दिमाग विलन की स्ट्रेंज एनकरेजमेंट की तरफ भटकता है। उसने ये सब क्यों सेट किया? सिर्फ उसे आगे धकेलने के लिए। उसके वर्ड्स तुम मुझे पूरा करती हो वहीं रहते हैं, उसे फ्रस्ट्रेट करते हुए। वो उसके पास्ट में और गहराई से जानने का फैसला करती है। उसके विचार हीरो एसोसिएशन से एक कॉल से कट हो जाते हैं जो उसकी स्टैट्स का नया मेजरमेंट मांग रहे थे। मीनवाइल ईगोइस्टिक का लेयर एक रोड ट्रिप कॉमेडी की तरह लगता है। उसकी व्हाइट हेड कंपेनियन उसकी आने वाली बीच गेटअवे को सेलिब्रेट करती है। कार में लगेज डाल रही थी। मूड जल्दी खराब हो जाता है जब वो एक ट्रैफिक जाम में फंसते हैं और एयर कंडीशनर काम करना बंद कर देता है। अपनी शर्ट में से पसीना बहा रहा था। ईगोइस्टिक उसके कार को टेलीपोर्ट करने के सजेशन को टालता है। लेथल आइडिया नेक्स्ट, वो गुस्से में कहती है उन्हें ट्रेन से आना चाहिए था। जब वो बैग्स में सनस्क्रीन की तलाश में रमिश करती है, उसे इसके बजाय एक लॉक्ड केस मिलता है जिसके अंदर एक फायरआर्म थी। ईगोइस्टिक नर्वसली ग्रिन करता है, इसे बस वेकेशन प्रिकॉशंस कहता है। उसने इनफ सह लिया था। वेपन उस पर पॉइंट करते हुए जब वो अपने हाथों को हिलाता है, गर्मी से ज्यादा पसीना बहा रहा था। आखिरकार वो पहुंच जाते हैं। उसकी व्हाइट हेड कंपेनियन बच्चों की तरह खुशी से चमकते समुंदर की तरफ दौड़ती है। ईगोइस्टिक एक चेयर में एक कोल्ड सोडा के साथ डूब जाता है। सुबिन एक और सोडा एक शाई स्माइल के साथ ऑफर करती है। जब वो साथ बैठते हैं, एक ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। वो आखिरकार उसे थैंक्स कहता है। उसकी काइंडनेस, उसकी कुकिंग और उसके कांस्टेंट सपोर्ट की तारीफ करता है। वो ब्लश करती है। टच्ड, वो एटमॉस्फेयर को शिफ्ट होते हुए फील करता है, शायद रोमांटिक भी। फिर पैरानोया अंदर घुस जाती है। वो सोडा कैन को सस्पिशियसली घूरता है, सोचता है कि क्या इसमें कुछ लगाया गया है। कहीं और हीरो एसोसिएशन स्टारडस्ट के नए टेस्ट रिजल्ट्स को घूरता है। उसका पिछला डेटा गलत नहीं था, बस टूट गया था। वो चैम्बर में स्टेप करती है। लाइट का वॉर्टेक्स ऑफिशियल्स को ऑलमोस्ट अंधार कर देता है, साबित करते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ एक बिल्कुल नए लेवल तक जाग चुकी है।
जब ग्लो फेड होती है, स्टारडस्ट लंबा खड़ी है। उसकी क्लेंच्ड फिस्ट अनस्टॉपेबल पावर से ग्लो कर रही थी। सीन सी साइड में शिफ्ट होता है। सीओ सैंड से देखती है, ईगोइस्टिक को घूर रही है जब वो सुबीना की तारीफ में फंबलिंग कर रहा था। उसके गाल रेड हो जाते हैं और सीओ और नहीं सह पाती। ओए, तुम दोनों वहां बहुत ज्यादा कोजी लग रहे हो, उसने स्नैप किया, आर्म्स क्रॉस्ड। सुबीन शॉक में जम जाती है, चेहरा और भी तेज जल रहा था। सीओ अपना पैर मारती है। हम यहाँ ट्रिप के लिए आए थे, क्या हम सबको साथ में नहीं खेलना चाहिए? ईगोइस्टिक का चेहरा डार्क हो जाता है। सीओ अपना सर टिल्ट करती है, कंफ्यूज्ड। फिर अचानक वो आगे झुकता है, उसे पकड़ता है और एक विकेट ग्रिन के साथ उसे सीधा समंदर में फेंक देता है। वो फिर से ऊपर आती है, स्पटरिंग और खांस रही है। तुमने मेरे नाक में पानी डाल दिया, वो चिल्लाती है। लेकिन ईगोइस्टिक बस मर्क्स, खुद से सोचता है, इस तरह की शांति अच्छी लगती है। फिर बिना वार्निंग के वो भी अंदर डाइव करता है। बच्चों की तरह गुस्से से सीओ पर छींटी मारता है। बीच की हंसी से दूर ट्रक्स का एक कन्वॉय रोड पर रोल करता है। एक के अंदर एक गंजेला आदमी विकेटली ग्रिन करता है। आज रात हम होटल को बॉम्ब करेंगे, वो डिक्लेयर करता है, उसके आदमी चीयर करते हुए। इससे बड़ा बनाते हैं। सीन होटल लॉबी में वापस शिफ्ट होता है। उनका ट्रियो चेक इन करता है, धूप से थका हुआ। रिसेप्शनिस्ट एक सिंगल की देता है, ये लीजिए सर। ईगोइस्टिक ब्लिंक करता है, 1 रूम। उसका चेहरा डार्क हो जाता है, धीरे से सीओ की तरफ मुड़ता है, जो ऐसे श्रग करती है जैसे कुछ नहीं हुआ हो। बस पैसे बचाने थे, वो कैजुअली कहती है। जब तक वो दरवाजे तक पहुंचते हैं, वो एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ कहती है, ओ राइट, बस एक बेड। ईगोइस्टिक जम जाता है, 1 बेड। उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वो सुबीन को देखता है, एक रिएक्शन की उम्मीद करता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी तरह उसे और भी ज्यादा पसीना निकालने पर मजबूर कर देता है। कुछ नहीं होगा, है ना? और एक चकल के साथ नरेटर काट कर आता है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ। रीडर्स, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? रात हो जाती है, रूम शांत है जब तक दरवाजे से फेंट विस्पर्स नहीं आती। 1, 2, 3, FBI, ओपन अप। ईगोइस्टिक मुश्किल से हिलता है। आधे जागे हुए वो एक फिंगर उठाता है और एक कैजुअल फ्लिक के साथ इंट्रूडर्स बेहोश हो जाते हैं। वो अपनी आंखें रगड़ता है, अब क्या मटर करते हुए। वो बाहर देखता है, गंजे आदमी का ग्रुप होटल पर अटैक कर रहा था। सीरियसली, उन्होंने मेरी वेकेशन बर्बाद कर दी, वो गुस्से में कहता है। उसे याद आता है कि आमतौर पर कोई रात में अटैक करने की हिम्मत नहीं करता, शैडो वॉकर की वजह से। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अर्लियर सनलाइट की वजह से बेहोश हो गया था। सीओ लेजीली स्ट्रेच करती है, यॉन करती है, ओह, अ टेररिस्ट अटैक। ईगोइस्टिक अपने सांस के नीचे मटर करता है। अब सरप्राइज भी नहीं होता। वो सीधा पार्किंग लॉट में टेलीपोर्ट करता है, सुबिन को जगाते हुए जब वो जा रहा था। अपनी कार पर वो सीन स्कैन करता है। दर्जनों आर्म्ड आदमी हर एग्जिट को ब्लॉक कर रहे थे। उसके लिप्स एक स्मर्क में मुड़ जाते हैं जब वो एक मास्क निकालता है। अंदर वापस वो अपनी टीम को काम्स देता है, फिर हॉल में नीचे चलता है, काम और रेडी। बॉल रूम में बॉल्ड विलन मंकी स्पैनर चेयर्स के एक पाइल पर ऊंचा बैठा है, एक खुद से बनाया हुआ थ्रोन। हॉस्टेजेस नीचे डरे हुए हैं जब कैमरास रोल कर रहे थे। पैसे भेजो या वो खत्म, वो जोर से चिल्लाता है, अपने अकाउंट नंबर को एरोगेंट प्राइड के साथ फ्लैश करते हुए। एक धीमी ताली साइलेंस तोड़ती है। हर सर शैडो से मुड़ता है। एक ऑरेंज मास्क में एक फिगर आगे बढ़ता है। ईगोइस्टिक एक शार्प जेस्चर के साथ रूम में हर गन हवा में उड़ जाती है, अपने मालिक की तरफ पॉइंट करने के लिए घूमती है। हॉल में गैस्प्स भर जाते हैं, लेकिन अचानक ईगोइस्टिक का बॉडी ट्विच करता है। उसकी पावर्स एक पल के लिए लड़खड़ाती हैं। मंकी स्पैनर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। वो अपने थ्रोन से कूदता है, एक क्रशिंग ड्रॉप किक में घूमते हुए। ईगोइस्टिक एक ब्लिंक में गायब हो जाता है, कैजुअली विलन के चोरी किए हुए थ्रोन पर रीअपियर होते हुए। पैथेटिक, वो स्नीयर्स करता है। तुम इस रैबल को टेररिस्ट अटैक कहते हो? मंकी स्पैनर गुस्से में कहता है, एक पिस्टल निकालते हुए। उसने बिना हिचकिचाहट के उठाया। बैंग! बुलेट ईगोइस्टिक के पेट में लगती है। ईगोइस्टिक एक धीमी हंसी छोड़ता है। बस एक बुलेट, हाँ? क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? उसकी आवाज कोल्ड थी, लेकिन मास्क के नीचे पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। अंदर वो पैनिक कर रहा था। ये बुरा है, अगर मैं ज्यादा हिलूंगा तो टेलीपोर्ट करने से पहले ही खून से बाहर हो जाऊंगा।
मंकी स्पैनर के पैर कांपने लगे। उसकी इंस्टिंक्ट्स ने उसे भागने के लिए चिल्लाया। मैंने जल्दी स्ट्राइक करने और एस्केप करने का प्लान बनाया था जब शैडो वॉकर नहीं था, लेकिन ये आदमी, ये ईगोइस्टिक होना चाहिए। नहीं हो सकता। क्या मैं शुरू से उसका टारगेट था? क्या वो मेरा इंतजार कर रहा था? ईगोइस्टिक स्मर्क्ड, अपना सर टिल्ट करते हुए। तुम टेंस लग रहे हो, भागना चाहते हो? मंकी स्पैनर ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। ये क्या चालाकी है? ईगोइस्टिक ने एक शार्प लाफ दी। उसका टोन मौकरी से भरा हुआ था। चालाकी आना, खुद की इतनी तारीफ मत करो। तुमने बस मेरी वेकेशन बर्बाद कर दी। अभी चले जाओ जब मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अपने लिए इसे और मुश्किल मत बनाओ। लेकिन अंदर उसका बॉडी कांप रहा था। प्लीज बस ये सोचो कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ और भाग जाओ। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा हूँ। मंकी स्पैनर ने गल्प किया। उसकी आंखें इधर उधर दौड़ रही थी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं फिर से ऊपर उठ सकता हूँ, उसने खुद से कहा। फिर ब्लिंक ऑफ एन आई में वो भाग गया, फ्लैश से भी तेज, सरवाइव करने के लिए डेस्परेट था। उसके विचार गूंजे, एक दिन मैं इस देश का राजा बनूंगा, मैं यहाँ मर नहीं सकता। लेकिन उसकी एम्बिशन छोटी कर दी गई। एक ब्लोइंग फिस्ट होटल के एंट्रेंस को तोड़कर निकली, उसमें तबाही करने वाले फोर्स के साथ घुस गई। मंकी स्पैनर को हवा में फेंक दिया गया, एक थंडरस इम्पैक्ट के साथ दीवार में क्रैश होते हुए। रबल में स्टारडस्ट खड़ी थी। उसकी फिस्ट अब भी ग्लो कर रही थी। उसने एक ग्लेयर के साथ उसे टाइट किया। गेम ओवर, बस सरेंडर कर दो। उसने अपने चारों तरफ देखा और मंकी स्पैनर के हर गैंग मेंबर को ऑलरेडी जमीन पर बेहोश पाया। उसकी आंखें गुस्से में छोटी हो गईं। हाँ, सबको पहले ही बाहर कर दिया। शैडो से एक और फिगर दिखा, डार्कनेस में लिपटा हुआ। शैडो वॉकर। उसने अपनी टंग क्लिक की। हाँ, हमेशा की तरह जिद्दी। मैंने मुश्किल से एक फेक आर्टिकल डाला और वो फिर से एक और अटैक के साथ वापस आ गए। फिर उसकी आंखें पास में खड़े मास्क फिगर पर पड़ी। उसने फ्राउन किया। वेट, वो कौन है? ईगोइस्टिक जम गया, स्पीचलेस। तुम यहां क्यों हो? उसने पैनिक में सोचा। स्टारडस्ट करीब आई, उसकी आवाज में शक साफ था। तुम कौन हो? क्या तुम इन टेररिस्ट्स को काबू किया? खून ईगोइस्टिक के जख्म से बाहर निकल रहा था। उसकी विजन ब्लर हो गई। अगर मैं अब फोकस खो दूंगा, मैं खत्म हूं। शुक्र है उन्होंने मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। मुझे बस रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए, टेलीपोर्ट आउट करने के लिए टाइम। एक फोर्स ग्रिन के साथ उसने जवाब दिया। ओह, तुमने पूछा कि मैं कौन हूं? मैं कोरिया में अपनी आइडेंटिटी छुपाने वाला एक सीक्रेटली ऑपरेटिंग एस रैंक हीरो हूं। तीनों हीरोज ने उस पर ऐसे ब्लिंक किया जैसे उसने अपना दिमाग खो दिया हो। स्टारडस्ट ने स्नैप किया। उसकी आवाज शार्प थी। इस देश में किसी एस रैंक हीरो का कोई डेटा नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो? हमें बताओ कि तुम सच में कौन हो? ईगोइस्टिक ने चकल किया। तुम एक ए रैंक हीरो, सीक्रेट्स रखने का मतलब नहीं जानती। मैं तुम्हारी जेनरेशन से पहले से एक्टिव हूं। ए रैंक स्टारडस्ट, ए रैंक आइसिकल, ए रैंक शैडो वॉकर। तुम्हें अपने सीनियर का आदब करना चाहिए। सीओ और सुबिन जो साइड से देख रहे थे, पसीने में थे। ये क्या कर रहा है? उन्होंने सोचा। ईगोइस्टिक आगे झुका, मॉकिंग। जब तुम एक सीनियर से मिलते हो, तुम्हें पहले ग्रीट करना चाहिए। तुम डिसरिस्पेक्टफुल जूनियर्स। ट्रियो स्पीचलेस घूर रहे थे। उनकी आंखों में अब भी शक था। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका टोन बदल गया। तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं खुद को ठीक से इंट्रोड्यूस करूंगा। मैं हीरो हूं। उसकी आंखें दौड़ी और उसने क्राउड में एक बच्चे को देखा जिसके टी शर्ट पर एक मैंगो लोगो था। बिना हिचकिचाहट के उसने डिक्लेयर किया, मैं एप्पल मैंगो हूं। पूरी क्राउड शांत हो गई। लोग कंफ्यूज लुक्स एक्सचेंज करने लगे, कुछ तो ग्रिमेस भी कर रहे थे। एप्पल मैंगो सच में नाम है? आइसिकल ने जल्दी से अपना कम्युनिकेटर चेक किया। इस नाम से किसी हीरो का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तुम सच में कौन हो? उसने डिमांड किया। ईगोइस्टिक ने ड्रामेटिकली वापस स्नैप किया। इतने रूड जूनियर्स। मैं तो तुम्हारे प्रेसिडेंट का असली नाम भी जानता हूं, पाक मान शुन। उसने बस बाद में उसे बदला क्योंकि वो पुराना लगता था। जाओ खुद कंफर्म कर लो। हीरोज जम गए, स्टन्ड। वो डिटेल सच था। ईगोइस्टिक ने स्मर्क किया। किसे पता था कि एक कॉमिक से एक रैंडम डिटेल अब मुझे बचाएगी। लेकिन आइसिकल ने अब भी अपनी आंखें छोटी कर ली। प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं जानते।
इससे पहले कि टेंशन और बढ़े, क्राउड में से एक आदमी चिल्लाया, इससे क्या फर्क पड़ता है, उसने हमें बचाया, बस यही काफी है। ईगोइस्टिक का दिल उछल गया। दैट्स माय बॉय, बोलते रहो। लेकिन उस आदमी ने इनोसेंटली ऐड किया, हालांकि ऐसे गन्स को हवा में उठाना ये बिल्कुल उस टीवी वाले ईगोइस्टिक की तरह है। ईगोइस्टिक का पेट गिर गया। स्टारडस्ट का शक और गहरा हो गया। आदमी ने उससे थम्स अप दिया। क्या ये ठीक है? अंदर ईगोइस्टिक कर्स कर रहा था। आइसेकन में साई किया, क्या ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस नहीं लगता? ईगोइस्टिक ने सोचा, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा। लेकिन आइसेकल ने अपना हाथ उठाया। कोल्ड मिस्ट बन रही थी। हमें इससे पहले पकड़ना चाहिए, फिर हम देखेंगे कि ये सच में कौन है। स्टारडस्ट का ऑरा फ्लेयर हो गया जब उसने खुद को रेडी किया। एक शॉप क्राई के साथ आइसेकल ने एक फ्रीजिंग ब्लास्ट लॉन्च किया, ईगोइस्टिक के एक पैर को आइस में लॉक करते हुए। ईगोइस्टिक अपने सर में काउंटडाउन शुरू किया। 3, शैडो वॉकर पीछे से शांति से मूव किया। 2, अपने जख्म को पकड़े हुए। ईगोइस्टिक ने प्रार्थना की, प्लीज बस हिले जाओ। स्टारडस्ट सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ी। 1, ईगोइस्टिक अपने सर के अंदर चिल्लाया। उसका बॉडी हिलने से इनकार कर रहा था। एक फ्लैश में ईगोइस्टिक गायब हो गया। स्टारडस्ट का अटैक बस हवा से टकराया और फिर वो सुबिन और सीओ के बगल में रीअपीयर हुआ, उनके चेहरे अपने हाथों से कवर करते हुए उन्हें टेलीपोर्ट करने से पहले। वो अपनी कार के अंदर वापस आए। सीओ का सर अचानक जंप से घूम गया। उसकी आवाज कांपी, अपा क्या तुम ठीक हो? अपने खून बह रहे जख्म को पकड़े हुए ईगोइस्टिक ने अपने दांत भींचे। सीओ, हमारे सारे रिकॉर्ड्स अभी डिलीट कर दो, होटल गेस्ट लिस्ट्स, सीसीटीवी, सब कुछ। अगर हम नहीं करते। उसका बॉडी सेंटेंस के बीच में कांपा। सीओ पैनिक में आ गई। अपा क्या हुआ? उसकी पकड़ ब्लीडिंग जख्म पर टाइट हो गई। मेरे पास फिर से टेलीपोर्ट करने की ताकत नहीं है। अगर वो हमें अभी पकड़ते हैं। सुबिन की आंखें हार्ड हो गई। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथ मारे। सीओ, उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट दो, जो भी कर सकती हो, और टाइट पकड़ के रखो। सीओ ब्लैंक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं सीधा नहीं सोच सकती। हरी, सुबिन ने बाग किया, स्निफलिंग। सीओ ने सिर हिलाया और फर्स्ट एड किट के लिए स्क्रैम्बल किया। मीनवाइल सुबिन ने एक्सेलरेटर को फ्लोर किया। कार हाईवे पर एक बुलेट ट्रेन की तरह रोर कर रही थी, होटल के केओस को पीछे छोड़ते हुए। वापस अंदर रेस्क्यूअर्स हॉस्टेजेस को सेफ्टी तक दौड़ाते हैं। आइसिकल ने एक्सहेल किया, अपने टेम्पल्स को रगड़ते हुए। सच में हमारी एजेस में पहली वेकेशन, और विलन्स फिर भी एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। शैडो वॉकर ने यौन किया। मैं सोने जा रहा हूँ। चौंक कर आइसिकल ने अपने हाथों को हिलाया। ठीक है, बुलाने के लिए सॉरी, जाओ रेस्ट करो। स्टारडस्ट की तरफ मुड़ते हुए उसने मटर किया, हालांकि तुम शायद वैसे भी आती, लेकिन स्टारडस्ट सुन नहीं रही थी। उसका दिमाग कहीं और था। सीन हाईवे के एक शांत हिस्से में शिफ्ट हुआ। एक थका हुआ ड्राइवर यौन कर रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थी जब तक एक ब्लर उसके रेयर व्यू मिरर के पास से नहीं गुजरा। सुबिन की कार एक बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से चली गई। अंदर सुबिन का चेहरा एकदम सीधा था। वो इगोइस्टिक को आज रात मरने नहीं देगी। उसके बगल में फ्रैंटिकली काम कर रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही थी, और इगोइस्टिक पसीने में भीगा हुआ बेहोश होने से लड़ रहा था। बाद में अपने घर पर स्टारडस्ट अपनी डेस्क पर बैठी थी, केस फाइल स्क्रॉल कर रही थी। उसके विचार एयरप्लेन इंसिडेंट को रीप्ले कर रहे थे। नो कैजुअल्टीज, लेकिन क्या होता अगर इगोइस्टिक ने मुझे नहीं बुलाया होता? अगर मैं इंटरवीन नहीं करती? उसे उसके वर्ड्स याद आए, तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम वैसी हो। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। वो सर्टेन था कि मैं सक्सीड कर सकता हूं, जैसे वो पहले से जानता हो। उसने अपना सर हिलाया। कोइंसिडेंस होना ही चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी। सच्चाई ये है कि मैं उसकी वजह से और स्ट्रांग हो गई। उसकी आंखें एक रिपोर्ट पर छोटी हो गई। एक पुराना विलेन जिसे इगोइस्टिक ने एलिमिनेट किया था, कोई जो डिजास्टर ला सकता था। उस रात होटल में मैंने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। वो वहीं था। वो पीछे झुकी, कन्फ्लिक्टेड। वो हीरो नहीं है, लेकिन उसे एक सिंपल विलेन कहना गलत लगता है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि वो किसी चीज की तरफ बढ़ रहा है। अगली बार मैं उसकी आइडेंटिटी जरूर अनकवर करूंगी। मीनवाइल उनके हाइड आउट में को अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। हेडलाइन स्क्रीन पर फट रहे थे। इगोइस्टिक का असली मकसद क्या है, टेररिज्म या जस्टिस? वो प्रेसिडेंट का असली नाम जानता है? क्या वो कभी एक एस रैंक हीरो था जो बदल गया? सईओ की आंखें बड़ी हो गईं। अप्पा, तुम्हारी कंस्पिरेसी थियरी ऑनलाइन फट रही है। इगोइस्टिक ऑलमोस्ट अपने खाने पर चोक कर गया। क्या? सईओ ने जल्दी से सईओ का फोन छीन लिया। बस करो, वो पहले से ही काफी
प्रेशर में है। लेकिन सीईओ ने पाउट किया। वो क्या करने वाला है? एक और फ्लैशी अटैक लॉन्च करेगा, हीरो और विलेन दोनों होने का घमंड करते हुए। काउंट मी आउट। इगोइस्टिक हिचकिचाया। उसकी आवाज धीमी थी। दोनों लड़कियां उस पर घूर रही थीं। उसने एक वीक स्माइल फोर्स की। मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करूंगा। उनका मूड इंस्टेंटली बदल गया। सच में? उन्होंने एक साथ कहा। हाँ, उसने सर हिलाया। अगर मैं चुप रहूं, सब कुछ अपने आप फेड हो जाएगा। लेकिन अंदर से उसका दिल भारी हो गया। जब मैं रेस्ट करूंगा, मुझे एक नया मेंबर ढूंढना होगा। स्टारडस्ट की स्टोरी से एक ही हीलर। अगर मैं उसे बिना देखे छोड़ दूंगा, तो वो एक दिन एक विलेन बन जाएगी, जो बैलेंस को तोड़ने के लिए काफी स्ट्रांग होगी। 3 महीने बाद सीन एक शांत कैफे में बदल गया। स्टारडस्ट का फोन टेबल से टकराकर बज उठा। मैसेज था, एक विलन आ चुका है, उसको खत्म करने की तैयारी करो। उसने अपना फोन उठाया। आवाज में घबराहट थी। क्या वो इगोइस्टिक है? जवाब एकदम रूखा, फ्लैट आया। नहीं, एक विलन जिसका नाम रॉक बॉटम है। उसके कंधे झुक गए। एक हल्की सी आह उसके होठों से निकल गई। अगले ही पल आसमान खुद एक जोरदार धमाके, डेफनिंग बूम के साथ फट गया और वो ऊपर की तरफ निकल गई। मगर अंदर ही अंदर उसके ख्याल कड़वाहट से फुफसा रहे थे। इगोइस्टिक, पिछले 3 महीनों से तुम कहां थे? व्यू चेंज हुआ। सेऊ का घर। वहां इगोइस्टिक काउच पर बैठा था। आंखें उसकी ऐसे चमक रही थी जैसे कोई बच्चा पहली बार आतिशबाजी देख रहा हो। उसने पॉपकॉर्न का बोल पकड़ रखा था, जोर से चिल्लाते हुए। आह, वो आ गई, वो यहां है। सेऊ ने उसे पूरी हैरत से देखा। उसको तो वो मास्टरमाइंड कम और डाई हार्ड फैन बॉय ज्यादा लग रहा था। ब्रॉडकास्ट पर रॉक बॉटम गरजा, तुम आखिरकार यहां हो स्टार्टेड। मगर उसके बोल बीच में ही कट गए। उसने बिजली की तेजी से उसका सर पकड़ा और जोरदार टक्कर के साथ जमीन पर दे मारा। गुस्से से उसकी आवाज कांप रही थी जब वो चिल्लाई, इगोइस्टिक नहीं हो, है ना तुम? विलन ढेर हो गया, बेहोश, नॉक्ड आउट कोल्ड। इगोइस्टिक खुशी के मारे उछल पड़ा, अपने आप को रोक नहीं पाया। वूहू, मुझे पता था स्टारडस्ट, तुम्हें और मजबूत बनाना सही फैसला था। सेऊ ने अपनी नाक की हड्डी को पिंच किया। क्या तुम्हें सच में इससे मजा आता है? वो एकदम रुक गया, माथे पर पसीना आ गया। हाँ, बस थोड़ा सा। सेऊ का लहजा तेज हो गया। मैं तुम्हें रोज रोज उस स्टारडस्ट फैन कैफे पर टाइम वेस्ट करते हुए नहीं देख सकती। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या कह रही हो? सेईओ मुस्कुराई, स्मर्क्ड। वो आदमी जो स्टारडस्ट ब्रिगेड चलाता है, किम डेन। सच में तुम्हें लगा कि तुम मुझसे छुपा सकते हो? मैं एक हैकर हूं, याद है? ईगोइस्टिक अजीब तरीके से हंसा, अपना पसीना पोंछते हुए। अच्छा, वो तो बस एक हॉबी है। चलो छोड़ो, आज हमें असली काम है। उसकी आंखें फौरन चमक गई। क्या है? कोई आतंकवादी हमला? कोई दूसरा विलेन? ईगोइस्टिक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत, मिस्चिफ की एक चिंगारी थी। दोनों में से कुछ नहीं। हम अपने नए मेंबर को रिक्रूट करने जा रहे हैं। कहीं और ढलते हुए सूरज के नीचे एक कपल नजारा ले रहा था। एक नौजवान लड़की, यंग गर्ल, लड़खड़ाकर उस आदमी से टकराई, माफी में झुकते हुए। आदमी ने मामूली तरीके से हाथ हिलाकर टाल दिया। अनजान था कि उसका वॉलेट उसके हाथ में फिसल चुका था। उसने सोचा कि वो बिना ध्यान दिए निकल गई जब तक 3 गुंडे वहां खड़े नहीं हुए। उनकी आंखें उस पर टिकी थीं। उसका जबड़ा कस गया। गुस्सा उसके सीने में खामोशी से जल रहा था। ठीक उसी वक्त एक आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। नूना! एक लड़का दौड़ता हुआ आया। उसका छोटा सा शरीर पूरी एनर्जी से भरा हुआ था। ली चैन! वो नीचे झुकी। उसकी आंखें नर्म पड़ गईं जब उसने उसका दिन पूछा। वो खुशी से चमक उठा। अच्छा था, मगर उसकी नजर उसके पैर पर लगे जख्म पर पड़ी। ओह ये, मैं बस गिर गया था। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के सिरे पर एक हल्के हरे रंग की रोशनी फैल गई। धीरे धीरे जख्म ठीक हो गया। उसने एक प्यार भरी मुस्कान के साथ अपनी टोपी उसके सर पर दबा दी। तुम पहले घर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना लाऊंगी। ये थी ली हेल। एक दिन दुनिया उसे विलन एक्स सेंट्स के नाम से जानेगी। उस शाम हायल ने अपना छोटा सा घर का दरवाजा धकेल कर खोला, खुशमिजाज आवाज में बुलाते हुए, चियान, मैं तुकबोकी लाई हूं। उसके शब्द उसके गले में रुक गए। अंदर आदमी इंतजार कर रहे थे। द रिजर्वायर गैंग। उनका लीडर चोरी किए हुए पर्स के ढेर पर ऊंचा खड़ा था। आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। तुम्हें शर्त पता है? उसने बेरुखी से कहा। तुम हमारे लिए काम करती हो। अगर दोबारा कुछ छुपाया तो पछताओगी। हायल का शरीर कांप गया। उसकी आवाज फट गई।
कृपया सब कुछ ले लो, बस चियान को जाने दो। लीडर ने आह भरी, फिर चाहुन को बालों से पकड़ लिया, उसे ऐसे उठाया जैसे वो कुछ भी ना हो। लड़का रोने लगा, उसकी आवाज टूट गई और हायल का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। देखो इसे, आदमी ने हंसकर नीचा दिखाया, स्नीयर्ड। अपनी औकात भूल चुकी है। उसने लड़के की गर्दन पर चाकू दबा दिया। इसे एक सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं, कृपया, ये सब मेरी गलती है। उसकी चिल्लाहट से पूरा कमरा हिल गया, दर्द भरी और बेबसी थी। आदमी सिर्फ बुरा मुस्कुराया। बहुत देर हो गई। उसका हाथ हिला, चाकू नीचे की तरफ चमका, फ्लैशिंग डाउनवर्ड। लेकिन चाकू ने कभी चियान को छुआ नहीं। उसको किसी अनदेखी ताकत ने खींचा, यांक्ड अवे। लीडर की आंखें हैरानी से फैल गईं। फिर उसके शरीर को पूरे कमरे में फेंक दिया गया, डेस्क से टकराते हुए। बंदूकें हवा में उठ गईं, हवा में तैरने लगी और अपने मालिक की तरफ ही घूम गईं। हड़ाबड़ी मच गई। बैंग बैंग, गोलीबारी गूंजी और एक एक करके पूरा गैंग नीचे गिर गया, जैसे धागे कटी हुई कठपुतलियां। चियान दौड़कर अपनी बहन से चिपक गया, आंखों से आंसू बहते हुए। खिड़की के बाहर एक शख्स खामोशी से देख रहा था, ईगोइस्टिक। उसके ख्याल भारी थे। ओरिजिनल टाइमलाइन में चाउन यहां मर जाता है, वो सब कुछ खो देती है और डिजास्टर क्लास विलेन बन जाती है। अगर मैं जरा भी लेट हो जाता तो। अंदर चिहान की आंसू भरी आंखें उस सायेदार शख्स की तरफ, शैडोई फिगर की तरफ देखी जो अब कमरे में आ रहा था। उसकी आवाज कांपी, ईगोइस्टिक। ईगोइस्टिक के होंठ एक मुस्कान में घूम गए। उसकी आवाज नर्म और डराने वाली थी। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। हायल की आवाज गुस्से से हिल गई। हम क्यों, तुम भी तो साफ साफ एक विलन हो। ईगोइस्टिक ने धीरे से आह भरी, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुम्हें बचाने वाला मैं हूं। वैसे भी अगर पुलिस आ गई तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। उसका जवाब तेज था, उसकी आंखें जल रही थीं। मैं तुम्हारे साथ जाने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मगर उसके बोल रुक गए। चुन अचानक ईगोइस्टिक की तरफ लपका, चमकती आंखों से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं मैंगो स्क्वाड का प्राउड मेंबर हूं। तनाव एक पल में ही खत्म हो गया। उसकी जगह कॉमेडी ने ले ली। सीन ईगोइस्टिक के बेस पर शिफ्ट हुआ। उसने घबराहट में अपनी गर्दन के पीछे खुजलाया, स्क्रैच्ड। हे गाइस, हमारे नए मेंबर से मिलो। चुन की आंखें फिर से चमक गई जब उसने किसी नए को देखा। वाह, यहां तो ईगो टेरर ब्यूटी भी है। सुबिन कराही, अपनी कनपट्टी रगड़ते हुए, ईगो टेरर ब्यूटी। हयल ने अपने भाई को घबराहट में पकड़ रखा था, जल्दी से अपना परिचय दिया। सैयो बगल से देखते हुए उन्हें एक ठंडी नजर दी। उसके ख्याल चुपके से कड़वे थे। तो ये है वो सो कॉल्ड हीलर। निकली तो ये भी एक लड़की। ईगोइस्टिक ने तनाव तोड़ा। चाहुन, मैंगो जूस चाहिए? चाहुन ने ताली बजाई। हाँ जरूर, मैंगो। सीओ की नजर हल्की सी नर्म, सॉफ्टेंड हो गई। ये सच में मुझे अपने जैसा लगता है जब मैं आपा से पहली बार मिली थी। ईगोइस्टिक मगर एक बॉटल उठाया और सीधे उसे पीने लगा। सीओ का गुस्सा भड़क उठा। हे, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऐसे मत पियो। ईगोइस्टिक ने अपना मुंह पोंछा हंसकर। रिलैक्स, ये मेरी वाली है, तुम्हारी फ्रिज में है। सीओ गुस्से में फुसफुसाई। ओह, तब ठीक है। इसी दौरान सुबिन ने चिहा को कुछ फल दिए। उसने फोक से एक टुकड़ा उठाया, लेकिन हायल की आंखें चिंता में, कंसर्न में बड़ी हो गईं। जब चाहुन ने उसे हैरत से देखा, उसने जबरदस्ती मुस्कुराया। कुछ नहीं है। जल्दी ही ईगोइस्टिक ने अपना गला साफ किया। यो सुबिन, क्या तुम हमें थोड़ा वक्त दे सकती हो? सीओ मुस्कुराई, छेड़ते हुए आगे झुकी। ओह, क्या तुम साइड हो सकते हो? ईगोइस्टिक का रहा। आज तुम्हें क्या हो गया है? जब दूसरे चले गए, उसकी आंखें गंभीर हो गईं। मैं जानता हूं कि तुमने ऑर्फनेज डायरेक्टर को मारकर भाग गई थी। हायल रुक गई, उसकी सांस गले में फंस गई। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो तुम्हें तकलीफ दे रहा था। मैं तुम्हारे पास यूं ही अचानक नहीं आ गया। मेरा एक मकसद था। उसकी आवाज कांपी। क्या? ईगोइस्टिक का एक्सप्रेशन एक गर्म मुस्कान में नर्म पड़ गया। तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी देने का, हैप्पी लाइफ। हायल की आंखें फैल गई। माफ करना। उसने नर्म दिल से बोलना जारी रखा। यहां जमीन के नीचे नहीं, मैं घर में, मैं हाउस में। तुम वहां रहोगी, स्कूल जाओगी, नॉर्मल रहोगी। उसकी आवाज फट गई। क्यों? तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रहे हो? उसका जवाब सीधा था, लेकिन खामोश, वजन से भरा हुआ। क्योंकि मेरी भी तुम्हारी उम्र की एक है, इसलिए।
चाई हुन अचानक गर्व से बोल उठा, मैंने तुम्हारे हर एक वीडियो को देखा है और उन्हें लूप पर चलाया है। ईगोइस्टिक को पसीना आ गया। क्या ये सही है कि एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को ये दिखाया जाए? मगर उसने खुद को संभाला उन्हें देखते हुए। बस थोड़े वक्त के लिए हमारे साथ ट्राई करो, हम उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम सोचती हो। चुन खुशी से चमक उठा, मुझे बस यही सुनना था। ईगोइस्टिक उन्हें आगे ले गया। एक बड़ा दरवाजा छरछराकर खुला, एक चमकता हुआ पोर्टल दिखाते हुए। वो पहले अंदर चला गया। बस मेरा पीछा करो। हायल हिचकिचाई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। लेकिन चे यन आगे दौड़ गया, बिना किसी डर के मुस्कुराते हुए। एक लंबी आह के साथ उसने पीछा किया। दूसरी तरफ वो ठहर गई। एक शानदार घर उसकी आंखों के सामने फैला था, ऐसी गर्मजोशी से चमक रहा था जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। ईगोइस्टिक मुड़ा, अपनी बाहें फैलाते हुए। ये तुम्हारा नया घर होगा, पसंद आया? पैसों की चिंता मत करो, मैं अमीर हूं। कुछ दिन यहां रुको, अगर उसके बाद तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। उसका शरीर कांप रहा था। गंग के हाथों चियन के मरते मरते बचने की निर्मम याद उसके मन में चमकी। मगर अब वो सुरक्षित था, खुश था, पहले से ज्यादा चमककर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए और उसने अपना सर झुका लिया। हाँ, शुक्रिया। ईगोइस्टिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी मुस्कान नर्म थी। कोई बात नहीं, चलो अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे। मगर जैसे ही वो मुड़ा, उसके होंठ मास्टरमाइंड की चालाक मुस्कान में मुड़ गए। हीलर रिक्रूटमेंट सक्सेस। इसी दौरान स्टारडस्ट अपनी डेस्क पर बैठी थी। फोरम्स पर बातें चल रही थी। मैसेजेस का ढेर लग रहा था। ईगोइस्टिक कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखा? उसकी भ्रूति ब्राओ परेशानी में सिकुड़ गई। तुम कहाँ हो ईगोइस्टिक? सीन एक सायेदार लेबोरेटरी में बदल गया। एक आदमी सफेद बालों के साथ टेबल पर झुका हुआ था। उसके होंठ एक डराने वाली मुस्कान में थे, चिलिंग स्माइल में थे। द बिहीमथ प्रोजेक्ट पूरा होना ही चाहिए, उसने धीरे से फुसफुसाया, विस्पर्ड। आवाज नर्म पर वादे से भारी थी। एक बार जब हम इसे डॉक्टर किम शॉन वू को पेश कर देंगे, साउथ कोरिया गिर जाएगा। द हानून ग्रुप दुनिया पर राज करेगा। उसके आसपास वैज्ञानिक जोर जोर से पागलपन भरी हंसी मनायाकुल लाफ्टर में फूट पड़े। कहीं दूर ईगोइस्टिक के बेस में सुबह की शांति में मॉर्निंग काम में ह्यूल चुपचाप ध्यान से काम कर रही थी। नाश्ते के लिए मशरूम्स काट रही थी। सुबिन पास ही घूम रही थी। उसकी चिंता नर्म थी। तुम आराम कर सकती हो, उसने धीरे से कहा। ह्यूल ने सिर हिलाया, जिद करते हुए, इंसेस्टिंग, नहीं, मैं ये कर सकती हूँ। सुबिन की गर्मजोश मुस्कान ठहरी रही। अनजान थी कि हायल का दिमाग कहीं और ही भटक रहा था। वो कितनी मजबूत है, फिर भी उसने जो कुछ झेला है उसका बोझ उठा रही है। 4 महीने गुजर चुके थे उस हलचल के बाद, जिसने लगभग उनकी जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। और अब हायल का दिल थोड़ा सा फूल गया। सुबिन को जिंदा, मुस्कुराता हुआ, शांत देखते हुए, जो उन सायों से बिल्कुल अलग था जो पहले उसको डराते थे। टेबल पर ईगोइस्टिक ने सीओ को कोहनी मारी, नज्ड, जो फैलकर आधे अधूरे जागी लेटी थी। धूप उसके बालों में फंस रही थी। एक नर्म आह उसके मुंह से निकल गई जब उसने आंखें झपक दी। सुबिन ने उसके सामने गर्म नाश्ता रखा। उसकी आंखें फौरन चमक गई। एक पल के सुकून, कंफर्ट की छोटी सी इंसानी खुशी, स्मॉल ह्यूमन जॉय को दिखाते हुए। हायल की नजर उसके हाथ पर टिकी, लिंगर्ड। एक दिन मैं अपनी एबिलिटी से उसकी मदद जरूर करूंगी, उसने सोचा। अपने कमरे के अंदर ईगोइस्टिक कैलेंडर को घूर रहा था। आज वो दिन था जिस दिन हानून ग्रुप की काली आफत, ब्लैक डिजास्टर प्रकट होगी और दुनिया उसके सामने कांप सकती थी। दरवाजा जोर से बंद हुआ, शांति को तोड़ते हुए। सेयो धमाके से अंदर आई, स्टॉम्प इन, एक व्हाइट बोर्ड दे मारा। उसकी मुस्कान चौड़ी थी, लगभग नाटकीय, थिएट्रिकल। मैं बोर हो गई हूं, चलो कुछ हलचल मचाते हैं। ईगोइस्टिक की आंखें हल्की सी गहरी हो गईं, मगर उसके होठों पर एक मुस्कान आई। ईगो स्क्वाड, असेंबल। वो टेबल के इर्द गिर्द जमा हुए, तनाव गहरा था। हायल की भ्रूति सिकुड़ गई। हम ये सब बिल्कुल क्यों कर रहे हैं? उसने धीरे आवाज में पूछा। ईगोइस्टिक में मुंह खोला, समझाने के लिए तैयार था, जब सेयो ने टोक दिया। सीधे मुद्दे पर आओ, जस्ट गेट टू द पॉइंट। ईगोइस्टिक का चेहरा सख्त हो गया, आंखें गंभीर थीं। क्योंकि हम विलन्स हैं। हायल का पेट खराब हो गया, विश्वासहीनता और चिंता उसके सीने पर दबाव डाल रही थी। उसने सेयो की तरफ देखा, जो लगभग खुशी से झुकी। कोई आम नागरिक नहीं, उसने तेज से कहा, और इसमें स्टारडस्ट का होना जरूरी है। इससे उसको भी किसी तरह फायदा होना चाहिए। ईगोइस्टिक ने पसीना पोंछा। समरी के लिए धन्यवाद, पर क्या ये जुबान फिसल गई?
उसने प्लान बताना शुरू किया। एक विशाल राक्षस सोल ब्रिज के पास दिखेगा। उसकी कमजोरी पानी। अगर ब्रिज सही वक्त पर गिर गया तो उसकी छींट उसे असरहीन कर देगी। एक नाटकीय आतंकवादी हमला हलचल मचाएगा, जबकि उनका असली मकसद पूरा हो जाएगा, जानवर को खत्म करना। 2 मुश्किलें, 1 एक्शन। सेओ ने तेवरी चढ़ाई, फ्राउंड। ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहां से मिली? ईगोइस्टिक ने सिर्फ कंधे उचकाए, श्रग्ड। राज है। उम्मीद वाला लगता है, सेओ ने कहा। आवाज तेज थी। और अभी तक ये स्टारडस्ट को टारगेट करता हुआ नहीं लगता। वो हिचकिचाई, परेशान थी। क्या तुम उसका जिक्र करते वक्त थोड़े ज्यादा तमीजदार हो सकते हो? ईगोइस्टिक की मुस्कान लौट आई, हल्की मगर हिसाब से, कैलकुलेटेड। परफेक्ट, कॉन्सेप्ट डिसाइड हो गया। टाइम? किसी ने पूछा। ईगोइस्टिक ने सिर हिलाया, छेड़ते हुए। नहीं, पैसा। वो दिन आ गया, लाइव स्ट्रीम कमेंट से भर गया, जब सोल ब्रिज पर अनजान पैडल यात्री, अनसस्पेक्टिंग पेडेस्ट्रियंस जमा हो गए। ईगोइस्टिक सीधा खड़ा था, माइक्रोफोन हाथ में। उसकी आवाज पानी पर गरज की तरह गूंज रही थी। नमस्कार सभी को। सबसे प्रभावशाली विलन के लिए वोट करो। तुम्हारा लड़का ईगोइस्टिक वापस आ गया है। तुम्हें पता है आगे क्या होने वाला है ना? कमेंट्स की बाढ़ आ गई। डर, विश्वासहीनता और अनोखे सुझाव एक साथ घुल मिल गए। उसने अपना हाथ उठाया, ब्रिज के स्पीकर्स पर जोर से बोला, शो का मजा लो। चिंगारियां और नियंत्रित धमाके ढांचे पर फूट पड़े, हर एक नापा हुआ मगर जबरदस्त। खेल का मैदान तैयार है, उसने आगे कहा। उसकी आवाज में एक रूखा अंदाज था। हिस्सा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स, इस देश के अच्छे नागरिक, हाँ तुम लोग। उसने नियम बताए। अपने बैंक डिटेल्स भेजो और तुरंत 100,000 वॉन पाओ। लेकिन अगर 7 बजे तक टोटल 5,000 वॉन से ज्यादा हो गया तो ब्रिज गिर सकता है, लोगों समेत। मुफ्त पैसा या ब्रिज। और बस इस तरह खेल शुरू हो चुका था। तो इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय एंड सायनारा।